चलो प्रारंभ करते हैं, स्वस्त्रत को खत्म करते हैं फटाफट। है यहाँ से पढ़ना था अपने। तो पोषण की दृष्टि से आहार प्रमुखतः 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया, इन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या क्या चाहिए अपनी बॉडी को? फैट, कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल और सॉल्ट चाहिए, विटामिन चाहिए, वाटर चाहिए। रेट ऑफ कैलोरी यील्ड ऑफ डिफरेंस फूड कंजम्पशन, सबको बता भैया किसने? कार्ब से अपने को 4 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम कार्ब से। 1 ग्राम प्रोटीन से अपने को 4.1 बराबर कैलोरी मिलती है। और फैट से सबसे ज्यादा अपने को कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम फैट से अपने को लगभग 9.3 कैलोरी मिलती है। ठीक है, और टोटल जो टोटल आयरन यूज इन प्रेगनेंसी, ठीक है ना, कितना ग्राम यूज करते हैं, चलो वो उधर आगे देखेंगे, लिख रखा है मैंने। पोषण विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन सा होता है? ठीक है ना, तो भारत सरकार ने 1993, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, भारतीय राष्ट्रीय पोषण अपने सिलेबस में आखिर यूनिट 10 वाले में, हालांकि जब अपन वो पढ़ेंगे सारे के सारे प्रोग्राम पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। तो भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति या नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? पोषक के व्यापक मुद्दों से जोड़ना, लक्ष्य वर्ग की पहचान करना और तत्काल सहायता पहुंचाना। ठीक है ना, नेशनल प्लान फॉर एक्शन, National Plan for Action in Nutrition developed in 1995. This plan aimed to elevating the various form of malnutrition and achieving a optimal state of nutrition for people. ठीक है, पता है भाई अपने को क्या क्या करते हैं। फिर डेली डोज पूछ सकता है अपने से कि अपने को क्या क्या कितना कितना डेली चाहिए भैया, तो अपने को लगभग 400 से 500 ग्राम क्या चाहिए? आधा किलो खाना खाना चाहिए डेली अपने को ना, लेकिन अपन करते क्या, उल्टा करते हैं अपन, कम से कम 2 से 3 किलो खाना खाते हैं। आधा 400 से 500 ग्राम खाना खाना चाहिए अपने को। प्रोटीन सबको पता है भैया, 70 से 100 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए, और उतना ही 70 से 100 ग्राम तक अपने को फैट चाहिए होता है। वाटर कितना चाहिए होता है? 2 से 4 पिंट चाहिए होता है ना, लगभग 1.8 लीटर, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उतना आ जाएगा। फिर कौन कौन क्या क्या लगता है भैया, तो आयोडीन अपने को 150 माइक्रोग्राम लगती है भैया। ठीक है ना, बार बार उसके ऐड आते हैं, ऐसे करके याद करते हैं ना, नहीं याद रखना, वैसे ये पूछेगा नहीं कौन कितना अपने को आवश्यकता होती है। पहले अपन याद किया था अपन ने एआईपीजीटी के टाइम, वो तब का अपने को याद है थोड़ा बहुत। पर अपने को आयोडीन आयोडीन और आयरन दो चीज अपन याद करेंगे। आयोडीन अपने को कितना चाहिए? 150 माइक्रोग्राम चाहिए, और आयरन अपने को कितना चाहिए? 18 ग्राम, है ना। अब बस अपने से यही पूछता है कि ये आयरन जो 18 मिलीग्राम अपने को चल रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम कितना अपने को आयरन लगता है ना, तो प्रेगनेंसी के टाइम अपने को लगभग 1000 ग्राम आयरन लगता है। ठीक है, इसलिए फोलिक एसिड की गोलियां वोलियां और ये सब वाला प्रोग्राम चालू किया गया है। ठीक है, कॉपर ओपर हो गया, फिर विटामिन ए बी डी डी कितना चाहिए होता है, ये सब पहले याद करते थे, नहीं याद करेंगे भैया, ये पूछेगा अपने से। ठीक है ना, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो मैंने याद करवाया था एडेक, विटामिन ए डी ई के। एडेक वसा में घुलनशील है, बाकी सारे के सारे क्या में आ जाएंगे? जल में घुलनशील आ जाएगा। ठीक है, बी वन को एंट्री एंटी न्यूराइटिस फैक्टर कहते हैं इसको, थायामीन होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ना। पिछली बार एमपीपीएससी में ये, हाँ, थायामीन ही पूछा था ना, थायामीन या राइबोफ्लाविन, विटामिन बी वन या बी टू में से किसी का नाम पूछा था। ठीक है ना, थायामीन जो होता है विटामिन बी वन के लिए होता है भैया, इसकी कमी से क्या होती है? ऑब्वियसली इसको एंटी न्यूराइटिस फैक्टर बोलते हैं, इसलिए इससे पॉलीन्यूराइटिस होता है। और बेरी भी, हाँ ये पूछा था कि बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, ऑप्शन में बी टू बी वन नहीं, ये थे थियामीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिक एसिड, ये ऐसा क्वेश्चन था ना कि बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, और थियामीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिक एसिड, और ऐसा प्रश्न था। ठीक है ना, तो सबको पता है बेरी बेरी किसकी कमी से होता है भैया? बी वन की कमी से होता है, और बी वन का नाम क्या होता है? थियामीन, थायामीन। क्यों अपन इसको एक था टाइगर से याद करा था ना? बी हाँ, वन बी एक था वन कैसे याद टाइगर, करा था? लेकिन एक था टाइगर से ही किया था, सही बोल रहा है तू, है तो ना। बी 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 कैसे वन आएगा? वन, अरे बी वन बी टू बी थ्री ये किसी और में है ही नहीं, ए वन ए टू सी वन सी टी डी वन डी टू ये कुछ नहीं है। अच्छा, ए वन टू थ्री फोर फाइव सिर्फ बी में ही है। ठीक है ना, तो एक था टाइगर, एक था ऐसे करके टाइगर अपन ने लेकिन याद बार किया था बार ना। पहले एक था टाइगर, बार बार है ना, देखी ये थी ना मूवी अपन क्या ने देखते हैं, पहले। बार बार देखी थी। एक था टाइगर मूवी क्या देखी थी, बार बार देखी थी, तो बेरी बेरी आ जाएगा अपने को। ठीक है ना, फिर बी टू के लिए भी लिखा है क्या तूने? मैंने ट्रिक नहीं लिख रखी है, सब भूल गए।
B2 के लिए राइबोफ्लेविन यूज करते हैं अपन। टू 2, बिट्टू मैचिंग रिबन, हाँ बिट्टू, बिट्टू मैचिंग बिट्टू रिबन, करके अपन याद करते थे, बी से B2। और बिट्टू, बिट्टू क्या करता है भैया? मैचिंग रिबन, ऐसे रिबन मैच करके पहनती है, ऐसे करके अपन ने कुछ किया था, रिबन तो मैच रिबन करके से पहनती है, हाँ। मैचिंग से कुछ बिट्टू आ जो जाएगा, होती है क्या देखना करती पड़ेगा। है? रिबन मैच करके क्या पहनती है? मैचिंग रिबन, मैचिंग ड्रेस पहनती है, उससे मैजेंटा, मैजेंटा टंग था, यहाँ पे दिया नहीं है, कहीं और लिखा हुआ था वो। हाँ अपन मेजेंटा टंगा आएगा इसमें। मॉडल तो पढ़ा था ना अपन ने, वहाँ पे लिखा हुआ। हम्म, यहाँ पे मेजेंटा टंगा आ जाएगा, ठीक है ना। चीलियोसिस एंगुलेशन, ठीक है, अपने को बस ये याद रखना है कि बिट्टू जो होती क्या होती है, मैचिंग रिबन फैलती है, तो विटामिन B2 में क्या आ जाएगा भैया? राइबोफ्लेविन आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है B3। B3 को एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? निकोटिनिक एसिड होता है। क्या होता है भैया? निकोटिनिक एसिड होता है। तो तीन ही, इसका क्या लिखवाया था? अरे यार, मैं देखता हूँ, वो दूसरी कॉपी निकालता हूँ, देखता हूँ पढ़। चल कोई ना, जब तक B3 को अपन पहले एंटी प्लेग्रा वाला भी बोलते हैं, ठीक है ना, एंटी डर्मेटाइटिस होता है ये फैक्टर। इसमें निकोटिनिक एसिड इसको बोलते हैं, तो B3 को निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। इसमें इसकी कमी से बीती 3D बीती 3। बातें, बीती बातें है नहीं की, ऐसा था ना। हाँ ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बीती वाला जो आएगा ना, शायद निकोटिन कैसे आएगा, बीती बताइए हाँ, तो यही की, तो और काट बी। के देखना मेरे नोट, काट के मैंने नोट्स हाँ, में सही लिखा हुआ है, देख। बीती बातें क्या करता है? NIA की होती है। बीती बातें किसकी? बी से B3 आ जाएगा, और ये बातें किसकी होती है? NIA की होती है, ठीक है ना। और 3D इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया होता है। फिर P से 5, 5 से ही पेंटो आ जाएगा भैया, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना। इसमें नाम में ही 5 है, और 5 से क्या आ जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड आ जाएगा। इसी को प्रिवेंटिव फैक्टर भी कहते हैं भैया। इसकी कमी से जीवा त्वचा पर पपड़िया अपड़िया बनना, ये सब आ जाता है, ठीक है। नहीं नहीं, फिर वो आता गलत है है, 20। पेलेग्रा वाला, पेलेग्रा वाला B3 में आएगा। एनआई में पहले जाते हैं, याद है, अगर रॉ हाँ बीफ तो खाएंगे पेलेग्रा तो मैंने लिख पीले। तो रखा है, देख यहाँ पे पेलेग्रा करके राइट कर हाँ, रखा है। बीती बातें थी कि एनआई में क्या करते थे? पहले जाते थे। फिर B5 आ गया, इसको पेंटाथेनिक एसिड बोलते हैं भैया, ठीक है ना। ना, P से 5, P से पेंटोथेनिक, याद ही हो जाएगा। फिर B6 लिखा हुआ है। B6 को अपन पायरोडोक्सिन कहते हैं, ठीक है ना। B6 का क्या लिखा हुआ है होगा? ये पायल बिट्स, पायल पायल बिछ बिट्स थी ना। जाती है। बीच, बीच से कौन बिछ जाती है भैया? पायल बिछ जाती है भैया, पायल। तो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसकी कमी से क्या होता है भैया? माइक्रोलाइटिक अनीमिया होता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली इससे माइक्रोलाइटिक अनीमिया होता है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है पायल भैया, पायल छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाती है? बिछ जाती है। फिर B7 को B7 बायोटीन, ये यही याद रखोगे तो भी चल जाएगा। B9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है भैया? एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, या इसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ठीक है ना। फॉलिक एसिड की कमी से या विटामिन B9 की कमी से क्या होता है? न्यूरल ट्यूब अनीमिया होता है, या इसी को अपन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये अपने MPPSC 2022 का क्वेश्चन है भैया कि परनीसिस अनीमिया किसकी कमी से होता है? परनीसिस अनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है ना। विटामिन B12 सबको पता है, इरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन फैक्टर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। RBC या खून बनाने में काम आता है। साइनोकोबालमाइन अपने को याद है भैया, साइनोकोबालमाइन जो होता है विटामिन B12 को बोलते हैं, साइनोकोबालमाइन, ठीक है। साइनोकोबालमाइन विटामिन B12 को बोलते हैं। काय में होता है ये? नॉनवेज वाले उसमें होता है भैया, है ना। इसमें वेजिटेरियन सोर्स एक भी नहीं है, ऐसा करके लिखवाया हुआ है ना इसमें, जो हमेशा ये जानवरों के लिवर्स में, अंडे में, मांस में, दूध में, इन सब में होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? परनीसियस अनीमिया की कमी से होता है, विटामिन B12 या एरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन फैक्टर्स को बोलते हैं। विटामिन C सबको रटा हुआ है भैया, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। स्कर्वी होता है, गम्स में खून वून निकल जाना, और ये सारा सारा होता है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा अपन ने? B1 एक था टाइगर, एक था टाइगर, क्या बार बार अपन देखते हैं तो विटामिन B1 थायामीन इसको बोलेंगे, और बार बार से बेरी बेरी रोग होगा। फिर विटामिन B2 बिट्टू जो होता है वो क्या? मैचिंग रिबन पहनता है,
ठीक है ना। तो मैचिंग रिबन से राइबोफ्लेविन हो जाएगा और क्या हो जाएगा बिट2, तो विटामिन बी2 हो जाएगा। फिर बीती बीती बातें कहाँ की थी, एनआईए में, कि एनआईए में अपन क्या करते थे, पहले जाते थे, है ना। तो निकोटिनिक एसिड बी3 हो जाएगा और पहले जाते से पेलेग्रा आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी कमी से 3D साइन भी आते हैं। फिर बी फाइव कोई प्रिवेंटिंग फैक्टर या इसी को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं भैया। फिर बी6 बिछ जाती है कौन, पायल, तो इससे पायरिडॉक्सिन आ जाएगा, ठीक है ना, पायरिडॉक्सिन आ जाएगा। बी6 की कमी से क्या हो जाता है, माइक्रोलाइटिक अनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। बी7 का मतलब बायोटीन होता है या इसी को विटामिन एच कहते हैं, बाल उगाने में काम आता है भैया। फिर अपन बी9 आ जाते हैं, ये इसी को विटामिन एम कहते हैं, इसको फोलिक एसिड होता है, इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक अनीमिया या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। बी12 मतलब बी12, इसी को इरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन फैक्टर कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या, इसका नाम क्या होता है अंग्रेजी, इसको साइनोकोबालमाइन कहते हैं, ठीक है। और ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स में होता है, इसकी कमी से परनीसिस अनीमिया होता है, ठीक है। फिर आखिरी में अपन ने पढ़ा विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, काय में होता है, ये सारे खट्टे फलों में होता है और इसकी कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। ये हो गए अपने कौन कौन से विटामिन बी वाले और सी वाले। अब आ जाते हैं अपन विटामिन अडेक, ठीक है। विटामिन ए सबको पता है भैया, विटामिन ए काय के लिए जरूरी होता है, नेत्रों के लिए जरूरी होता है, रेटिना में पाया जाता है, रेटिनोल, इसमें इसका नाम रेटिनोल होता है, इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या क्या होती है इसकी कमी से, सारे के सारे कौन से होते हैं, नेत्र रोग होते हैं। नेत्र में इसमें नेत्र ब्लाइंडनेस होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है, बाइटोट स्पॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइटोट स्पॉट। फेवरेट क्वेश्चन होता है कि बाइटोट स्पॉट जो होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से या रेटिनॉल की कमी से होता है, ठीक है ना। बाइटोट स्पॉट या नेट क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, टोड स्किन, ये सब किसकी, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी बहुत इजी है भैया, सनसाइन विटामिन, इसको कैल्सीफेरोल या एंटी रिकेटिक विटामिन कहते हैं। ओब्वियसली कैल्शियम किसमें होता है, विटामिन डी में होता है या हड्डी में होता है, सब अपने को पता है ना। मछली के तेल, दूध, मक्खन, त्वचा में यूवी किरणों द्वारा संश्लेषण इसका होता है। इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्टोमाल्सिया होता है, टिटेनाई भी हो सकता है, डेंटल केरीज हो सकती है, सब पता है अपने को, ठीक है ना, ये वाला इजी है। फिर विटामिन ई, विटामिन ई को क्या बोलते हैं अपन, टोकोफेरॉल बोलते हैं, टोकोफेरॉल। विटामिन ई सबको पता है भाई, ये सुंदर करने वाला विटामिन होता है भैया ना। और क्या बोलते हैं, ये भी अच्छी लाता है इम्यून, तो इसकी कमी से स्टर्लिटी आ जाती है या स्किन बॉडी गंदी हो जाती है ना, तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। फिर आ जाते हैं अंतिम में क्या, विटामिन के, या इसी को एंटी हिमोरेजिक विटामिन बोलते हैं। ये सब पूछ सकता है भैया ना कि एंटी हिमोरेजिक विटामिन कौन सा है, तो सबको पता है विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करता है अपना, ठीक है ना। इसको नेप्थोक्यूमोन बोलते हैं। और हाइपोप्रोथ्रोम्बिया, मतलब इसके कमी से, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त स्कंदन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये वाले लेस इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बी वाले होते हैं और सी होता है, ठीक है ना। फिर भी अपन ने देख लिया विटामिन एडेक, ए जो होता है रेटिनॉल, इसकी कमी से आंखों से संबंधित व्याधि होती है और वेरी इंपॉर्टेंट बाइटोट स्पॉट होता है। विटामिन डी जो होता है इसको कैल्सीफेरोल बोलते हैं, एंटी रिकेटिक विटामिन होता है, इसकी कमी से रिकेट्स, टिटेनाई, दंत में केरी, ये सारे होते हैं। विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल उसको अपन बोलते हैं, इसकी कमी से स्टेलिटी आती है। विटामिन के जो होता है एंटी क्या बोलते हैं, हिमोरोजिक विटामिन होता है, इसको नेप्थोक्यूमोन बोलते हैं। और हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया में इससे होता है रक्त स्कंदन नहीं होता। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन अनीमिया कौन सा होता है इंडिया में, तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है ना, क्योंकि आयरन बेचारी खाती नहीं अपने, न्यूट्रिशन बड़ी दिक्कत है। विटामिन डी और बी12 ओनली प्रेजेंट इन नॉन वेजिटेरियन सोर्स, ठीक है ना। विटामिन डी और बी12 जो होता है सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सोर्स में होता है भैया, ठीक है ना। माइक्रोलाइटिक अनीमिया इन इंडियन छोड़ो। फिर आते हैं अपन क्या, माल न्यूट्रिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं से एक क्वेश्चन 101% यहाँ से आएगा ना, 102% चांस है या 101% चांस है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और बहुत इजी देगा जो अपने से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। अपन दो ट्रिक्स याद करते थे, क्वाशियोर को पढ़ लेते थे अपन, कद्दू पढ़ लेते थे। क्वाशियोर का मतलब क्या, कद्दू। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, देखो पूरा का पूरा जाड़िया है, जाड़िया है ना, न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन तो उसकी मम्मी बहुत खिलाती है इसको, ये खा, अल्ले लल्ला ये खा, अरे मेरे बल्ला ये खा, लेकिन जो काम का न्यूट्रिशन होता है उसको मिलता ही नहीं। मतलब किससे होता है भैया क्वाशियोर, प्रोटीन की कमी से होता है। और मैरास्मस कोरिलेटिव पढ़ेंगे, मैरास्मस तीनों की कमी से होता है, जब पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। क्वाशियोर अकर इन द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 1 से 5, ये 1 से 5 में होता है। मैरास्मस अपन ने देखा था वो कितना, 1 वर्ष से कम वाली बच्चों में होता है।
द डिजीज इज मोर कॉमन इन विलेज वेयर द स्मॉल गैप पीरियड बिटवीन द सजेस्टिव प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इसका मेन कारण जो होता है ना, कैलेंडर गांव में बेचारों को पता नहीं होता है, तीन ऐसा क्या बोलते हैं 4 महीने का बच्चा होता है और वो पता चलता है कि भैया फिर से लेडी प्रेग्नेंट है, इतनी स्थिति खराब है गाँव में, ठीक है ना। तो गेप अगर बहुत कम होगा तो कौन सी व्याधि हो जाएगी अपनी, क्वाशियोरकर हो जाएगी, प्रोटीन प्रोटीन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन। वास्टिंग ऑफ मसल इज नॉट इविडेंट। पिछले साल का जो मैरास्मस का क्वेश्चन था ना, उसमें निम्नलिखित में से मैरास्मस में क्या नहीं आता है, और ये दे रखा था कि उसमें वास्टिंग ऑफ मसल्स नहीं होती वाला है, ऐसे तो कुछ था, है ना। तो ये वाला उसमें आंसर था ना, सबको पता है भैया इसमें वास्टिंग ऑफ जाड़िया है ना, कद्दू याद रखना हो, ये दोनों डायग्राम अपने को आंखों में छप उधर याद आने चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों डायग्राम, ये जाड़िया वाला है, ऑब्वियसली इसमें क्या है, मसल वास्टिंग नहीं हो रही है इसमें, बेचारे में देखो मसल वास्टिंग पूरी की पूरी हो रही है, ठीक है। स्किन चेंजेस कलर एंड बिकम ब्रोकन एंड स्केली, ऑब्वियसली भैया इसे साउथ अफ्रीकन में इसको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसकी स्किन क्या होती है, ब्रोकन और स्केली हो जाती है, ठीक है। क्या क्या इसमें वो दिखते हैं, और हेयर चेंजेस हो जाते हैं, इसके हेयर क्या हो जाते हैं, एकदम सिल्की सिल्की हेयर हो जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। जाड़िया, तुम याद रखना जितने भी गेंडे होते हैं उनकी आवाज अच्छी होती है, उनके बाल अच्छे होते हैं। जितने भी जाड़े लोग होते हैं दुनिया में, उनकी एक तो आवाज बड़ी अच्छी होती है और उनके बाल बड़े सुंदर सीधे होते हैं, तो कफ के कारण दोनों स्निग्धता होती है, ऐसा मान सकते हैं अपन। तो इसके हेयर कैसे होते हैं क्वाशियोरकर कद्दू के, सिल्की होते हैं, ठीक है। फेस, मून फेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो मून फेस जाड़िया होगा कि दुबला होगा, ऑब्वियसली जो जाड़िया होगा गोल मोटोल एकदम चांद के आकार का उसका फेस हो जाएगा, जाड़िया जो होगा उसका फेस का आकार कैसे हो जाएगा, एकदम चांदी जैसा हो जाएगा, मून जैसा हो जाएगा। तो मून फेस किस में आता है, जाड़िया है, क्वाशियोरकर में आता है, ठीक है ना। पेडल एनीमा आता है इसमें ना, पैर में बहुत ज्यादा सूजन होती है, पीडल एडीमा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना, पैरों में इसकी सूजन रहती है बहुत ज्यादा। लिटिल एरिया और लिटिल डिजीज, दो चीज इसमें, लिटिल एरिया जो होता है नोज में होता है, लिटिल डिजीज छोड़ो। हेयर चेंजेस हो गया, थिन मसल्स एंड फेट प्रोजन हो गया, देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर आता है, हेयर कैसे सिल्की हो जाते हैं, पीजी में ये क्वेश्चन आता है, सिल्की हो जाते हैं। इसमें डायरिया होता है बहुत ज्यादा, स्टंट ग्रोथ होते हैं जिसको फ्लेक साइन बोलते हैं। तो फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है फ्लेक साइन किस में आता है, तो क्वाशियोरकर में आता है, ठीक है ना। कद्दू जो होता है, अब दोनों में से चुनना हो कि बच्चे को ये हो या ये हो, तो अपन कौन सा फ्लेग में देंगे, ये हो, अरे भैया कम से खाली प्रोटीन की कमी है इसमें, तो बेचारे को तीन ही की कमी है भैया, ठीक है। इडीमा होता है इसमें, ऑब्वियसली जाड़िया कद्दू में इडीमा होगा। विटिलिगो होगा, स्पॉट्स ऑन स्किन या स्केल स्किन हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किस पे, अपने मरियल भाई है मेरेस्मस पे। मेरेस्मस को मरियल से याद करते हैं भैया, इसमें तीनों चीजें कमी हो जाएगी। द डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज एनर्जी न्यूट्रिएंट, कार्ब्स फेट फलान सब कुछ कम है बच्चों को। मेरेस्मस कैन अकोर बिलो द 1 ईयर ऑफ, एक कम साल से कम बच्चे में होता है। दिस डिजीज इज द मोर कॉमन इन टाउन सिटीज वेयर ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यूड क्वाइट अर्ली, है ना। क्वाशियोरकर गांव में ज्यादा हो रहा था, वहां पे बेचारी मम्मी दूध तो ज्यादा पिलाती है, बस खाने को होता नहीं तो खिला नहीं पाती है। सिटी में भैया सुंदरता के लिए ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत बंद कर देती है 3-4 महीने में मम्मियां, तो उनको क्या मेरेस्मस होने लग जाता है। नो इडीमा स्वेलिंग ऑफ द बॉडी टेक प्लेस इन, ऑब्वियसली देखो मरियल है ना, का दिख रहा है तुम्हें इडीमा, पागल पागल। इन मेरेस्मस वास्टिंग ऑफ मसल्स क्वाइट एविडेंट, वे यही क्वेश्चन पूछेगा कौन से वाले में वास्टिंग ऑफ मसल्स होता है, तो किसमें होता है, सबको पता है मेरेस्मस में होता है। द चाइल्ड इज रिड्यूस्ड टू स्किन एंड बोन, सिर्फ उसका अस्थि शेष रह जाती है और इसकी त्वचा शेष रह जाती है, ठीक है ना। स्किन डज नॉट चेंज, इसमें स्किन चेंज नहीं होती, उसमें कद्दू में चेंज हो रही थी भैया स्किन, है ना। डज नॉट ब्रेक, उसमें स्किन ब्रेक और स्केली हो रही थी, इसमें स्किन स्किन का कोई दिक्कत नहीं आता है। इसको लिटिल ओल्ड मैन बोलते हैं भैया, लिटिल ओल्ड मैन डिजीज होती है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ग्रॉस मसल वास्टिंग इसमें होती है, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, ठीक है ना। ग्रोथ ही अंडरवेट होता है, फैट बिल्कुल नहीं होता है बच्चे में, और क्या क्या होती है भैया इसमें देखते हैं। तो लिटिल ओल्ड मैन डिजीज किसको बोलते हैं भैया अपन, मेरेस्मस को। और ओनली लिटिल डिजीज किसको बोलते हैं, सीपी को बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी को। सिम्टम इन मरियल में क्या आता है भैया, लूज फोल्ड ऑफ स्किन हो जाते हैं, स्लो हार्ट रेट हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, ड्राउनीनेस, इरिटेबिलिटी, बिग एपेटाइट, मंकी फेस। फेवरेट क्वेश्चन क्या आता है, मून फेस मंकी फेस। तो ये देखो बंदर जैसा नहीं दिख रहा बेचारा, इतना दुबलिया हो गया, तो मंकी फेस आता है, माँ से मंकी, माँ से मेरेस्मस में। और कद्दू ओब्वियसली गोल मोल हो गया, चांद जैसा हो जाएगा ना, चांद जैसा गोल मोल कौन हो जाएगा, कद्दू हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये दोनों अपने को अच्छे से याद करना है, मेरेस्मस और क्वाशियोरकर। चलो सॉरी, अब आ जाते हैं अपन क्या, षड्रस भोजन का महत्व देखते हैं भैया। तो अपन चरक सूत्र 25 में, एक रस अभ्यास दौर्बल्य कराणाम, अगर एक रस का अभ्यास करेंगे तो शरीर में क्या कर देगा, दुर्बलता लाएगा। सर्वरस का अभ्यास करेंगे तो सर्वरस का अभ्यास क्या होता है, बल कराणाम होता है, ठीक है। याद है अपने को अच्छे से भैया, एक रस अभ्यास दौर्बल्य कराणाम, सर्वरस अभ्यास बल कराणाम।
सोम गुण प्रधान जो होता है, सोम गुण अतिरेक मधुर रसो चरक सुश्रुत। अच्छा, रस के दे दी ना, अपने को पता है भैया कौन से रस में क्या होता है, ठीक है, मधुर में क्या प्रधान होता है और उसमें क्या होता है, अपने को टेबल ऐसी बनाई हुई, ज्यादा अपने को इसमें समय वापस नहीं देना है। षड में स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय होते हैं। अष्टांग हृदयकार ने कटु के लिए उष्ण, लवण के लिए पटुपस्थित है, ये भी याद है। दोष क्रमता अपन ने ये भी देख रखी है, अपन ने डिटेलाइजेशन में 1 2 3 5 1 6 4 5 6 पूरा ट्रैक से बना रखा है। डायरेक्ट आ जाओ निद्रा पे। आहार, त्रिउपस्तंभ में अपन ने आहार पढ़ लिया है। अब अपना निद्रा, निद्रा अभी अपन ताजा ताजा पढ़ के आए हैं किसमें, क्रिया शारीर में, लेकिन एक बार फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बार बार आएगा, इस वस्त्र में भी आ सकता है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्रिउपस्तंभ दे रखा है, आयुर्वेद के इतिहास में भी आ सकता है। देखते भैया निद्रा के संदर्भ में। निद्रा का वर्णन चरक ने सूत्र स्थान के 21वें चैप्टर में किया है, सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 4थे चैप्टर में किया है। तंद्रा का वर्णन चरक सिद्धि 9 में किया है। चरक, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ होते हैं। इसमें स्वप्न भी इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं क्या होता है भैया। निद्रा का लक्षण क्या होता है, अभाव, प्रयत्न, आलम्बन, वृत्ति निद्रा, कुछ नहीं, मन के द्वारा जब समस्त विषयों का ग्रहण करने की क्रिया का परित्याग या वृत्ति जो होती है, उसी का नाम क्या कहते हैं, निद्रा कहते हैं। ये समय केवल इसके समय, निद्रा के समय केवल आंतरिक मन जागृत रहता है ना, इंद्रिय इंद्रिय सब सो रही होती। फिर ये वाला श्लोक जो अपने को याद रखना होता है, चरक का क्या लिखा हुआ है, यदा तू मनसी क्लांति कर्मात्मन्विता विषयभ्यो निवृत्ति सप्तति मात्वा, सबको पता है भैया ना। यदा तू मनसी क्लांति, जब मन कार्य करते करते थक जाता है तो अपने विषयों से निवृत्त हो जाता है, इंद्रिय से, उसी स्थिति में क्या स्वप्न की स्थिति निर्मित होती है या उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं क्या, सम्यक निद्रा पे आ जाते हैं। सम्यक निद्रा से 6 चीजें, 6 पैर होते हैं, मैंने ऐसे बताया था, सुख दुख होता है, पुष्टिकारशम होता है, बल अबलम होता है, वर्षता क्लिरता होता है, ज्ञान अज्ञान होता है और जीवन मृत्यु होती है, सब अपने को पता है। वाग्भट के अनुसार निद्रा का काल क्या है, वाग्भट बोलते हैं 2 से 3 याम अपने को सोना चाहिए, मतलब 6 से 9 घंटे के बीच में सोना चाहिए, उतना अपन सोते ही नहीं भैया, 4 5 घंटे सोते हैं, इसलिए अपनी क्या होती है, जीवन अपना सही नहीं चल रहा है। एक याम में 3 घंटे होते हैं, अपने को 6 से 9 घंटे सोना चाहिए। भाव प्रकाश ने दिवा स्वप्न का काल बताया कि तुम दिन में 1 मुहूर्त तक सो सकते हो, अरे बाप रे बाप, है ना। दिन में कितना, किसने बताया दिवा सपने का काल, पहले बताया भाव प्रकाश मेरे भाई ने बताया है, 1 मुहूर्त सो सकते हो ना, ग्रीष्म ऋतु में तो सोना ही सोना चाहिए, ठीक है ना। सो नहीं पाते अपन, क्या करें, किस्मत खराब। दिवा स्वप्न के योग्य कौन कौन से होते हैं भैया, तो गीत से, अध्ययन से, मध्य से, स्त्री कर्म से, भार से, इन सब से जो कर्षित व्यक्ति है उसको वो दिवा स्वप्न के योग्य है। अजीर्ण, वेरी वेरी, रीजनिंग भी इसकी पढ़ते हैं अपन बहुत डिटेल में कि क्यों अजीर्ण में निद्रा देते हैं, ठीक है ना। क्षतक्षीण, वृद्ध, बालक, इन सब में, तृष्णा शूल अतिसार से पीड़ित, हिक्का श्वास रोगी में, है ना, कृष में, पतित अभियत में, यान प्रकार जाल, इन सब में अपने को दिवा स्वप्न दे देना चाहिए। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि तुम भी दे दो भैया, मैं भी बोलता हूँ भैया कि दिवा स्वप्न में किस किस में, तृष्णा में, शूल में, हिक्का में, अजीर्ण में, अतिसार में दिवा स्वप्न दे सकते हैं। दिवस अपने हेतु ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य में, देखो मैंने बताया था भैया, ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के अन्य में अगर सब सोएंगे तो पित्त और कफ का प्रकोप बोलता है, इसे चरक बोलते हैं। सर्जन का दिन में सोना तो और बहुत खराब होता है, इसलिए सर्जन जो सुश्रुत होते हैं वो बोलते हैं त्रिदोष, वात पित्त कफ तीनों प्रकोप होते हैं, ठीक है ना, वहां पे दिखाया था मैंने। विकृति दिवास अपनो नाम सप्ताह नाम धर्म सर्वदोष, सुश्रुत के अकॉर्डिंग सर्वदोष प्रकोप, चरक के अकॉर्डिंग केवल पित्त और कफ प्रकोप। फिर दिवा स्वप्न का निषेध किस किस में होता है, तो एक शब्द में अपने को याद रखना था, कंठ रोगी, वाग्भट ने वेरी इंपोर्टेंट देख रहा था, विशार था, कंठ रोगी ऐसा करके। उसके अलावा किस किस में, जाड़िए लोगों में, मेदस्वी हो गया, स्नेह नित्या में, श्लेष में, मतलब कफ मेद स्नेह वाले में, श्लेष में रोगी में, और दूषी विषारता, एक चीज याद रखना, दूषी विष और कंठ रोग और सारी कफ वाली कंडीशन में क्या करते हैं अपन, दिवा स्वप्न का पूर्णतः निषेध होता है। कंठ के रोगी में तो रात्रि में सोना भी निषेध होता है, ऐसा वाग्भट ने बोला है। दिवा स्वप्न जन्य विकार कौन कौन से होते हैं, कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाता, हलीमा, सिरसूल, स्तेमित, गुरु गात्रता, अंगमर्द, अग्निनाथ, प्रेवले, ये सारे बहुत सारे होते हैं, नहीं पूछेगा कोई तुमसे। ठीक है, स्मृति बुद्धि प्रमोह छ जयते शरित की, ये इस बार आएगा क्वेश्चन, देख लेना, ठीक है ना। चरक चिकित्सा 1 का श्लोक है, स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयत शीघ्रम, किसके लिए दिया गया है, हरित के लिए दिया गया है, स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयत शीघ्रम। निद्रा अपना हो गया, थोड़ा सा अपने को निद्रा पढ़ना था भैया, किसने निद्रा कितनी प्रकार की बताई है, मैंने बताया था भैया, चरक ने 6 प्रकार की निद्रा, वाग्भट ने उसी को डिटेलाइजेशन करके 7 प्रकार की निद्रा कर दिया, सुश्रुत ने 3 प्रकार की निद्रा कर दिया। एक एक को डिटेल में अपन ने क्या पढ़ भी लिया था वहां पे, ठीक है ना, यहाँ नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। अब आ जाते अपन ब्रह्मचर्य मेरे भाई पे। ब्रह्मचर्य क्या बोलते भैया, ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ में वर्णित महत्वपूर्ण स्थान होता है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में तीसरे नंबर पे आता है। ब्रह्मचर्य जो होता है तो अपने से उसके कारण पूछते हैं, शुक्र प्रवृत्ति के कारण कितने होते हैं, तो 7 होते हैं भैया, ठीक है ना। काय कैसे होती प्रवृत्ति शुक्र की, तो स्मरण से, कीर्तन से, केली से, प्रेक्षण से, गुहा भाषण से, संकल्प से,
क्रिया निवृत्ति होती है एतम मेथुन अष्टांग प्रवर्तितम मनीषण विपरीत ब्रह्मचर्य आयु आरोग्य शोकांतम, है ना। तो मेथुन के 8 अंग अपने से पूछते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं भैया, स्मरणम स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षण गुह भाषणम संकल्पनो क्रिया निवृत्ति, ऐसे करके अपन देखते हैं। फिर इसकी एक ट्रिक बनाई थी मैंने अपन ने, अब मैं केली की स्माइल पर गुस्सा करूंगा, है ना। मतलब अपने को बार बार शुक्र की प्रवृत्ति होती है, तो ऐसा एक ट्रिक लिखा था कि अब मैं केली की स्माइल पर गुस्सा करूंगा। सबकी अलग अलग ट्रिक होगी। तो अब से क्या आ जाएगा भैया, अपना अध्यवसाय आ जाएगा। मे से क्या आ जाएगा, अपना मैथुन क्रिया आ जाएगा। फिर केली, के से क्या आ जाएगा अपना, केली से तो केली आ जाएगा। की से क्या आ जाएगा, कीर्तन आ जाएगा। स्माइल से क्या आ जाएगा, स्मरण आ जाएगा। पर से क्या आ जाएगा, प्रेक्षण आ जाएगा। गुस्सा, गु से गुहाभाषण आ जाएगा। और स से क्या आ जाएगा, संकल्प आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं केली की स्माइल पर गुस्सा करूंगा, ऐसा करके अपने को याद रखना, ठीक है ना। अब से अ से अध्यवसाय आ जाएगा। मे से क्या आ जाएगा भैया, अपना मैथुन क्रिया या क्रिया निवृत्ति आ जाएगा। केली से केली, की से कीर्तन, स्माइल से स्मृति, पर से प्रेक्षण, गु से गुहा प्रेक्षण, और सा से संकल्प, ऐसे करके आ जाएगा ना। वैसे श्लोक ही याद हो जाता है अधिकतर अपने को। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुहा भाषणम संकल्पो अध्यवसायो क्रिया अभिनिवृत्ति च अष्टांग मैथुनंगम, ठीक है ना। स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुहा भाषण, संकल्प, अध्यवसाय, मैथुन क्रिया, ये 8 जो होते हैं मैथुन के क्या माने जाते हैं, अंग माने जाते हैं, मैथुन अष्टांग माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना, ब्रह्मचर्य से क्वेश्चन देगा तो यहीं से देगा। इसके विपरीत आचरण ही क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है, जो कि आयु, आरोग्य और सुख को देने वाला होता है। ब्रह्मचर्य के भेद कितने होते हैं भैया, तो ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है नैष्टिक ब्रह्मचर्य, एक होता है वैवाहिक ब्रह्मचर्य। शास्त्रों में 25 वर्ष तक नैष्टिक ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए कहा है ना। 25 साल तक अपने को वर्जिन भानुप्रिया बनते रहना है, उसके बाद ही अपने को वैवाहिक ब्रह्मचर्य प्रारंभ करना है। विवाह है तो बिना रेफरेंस से पूछे तो 25 वर्ष लगाएंगे पुरुष की, और स्त्री की कितनी लगाएंगे, 16 वर्ष लगाएंगे, है ना। वैसे तो 12 वर्ष बोलते हैं सब, लेकिन सुश्रुत वाला याद ना 16 वर्ष। मैथुन के योग आयु अलग अलग आचरण में अलग अलग बोला है। चरक और काश्यप बोलते हैं 16 से लेकर 70 के बीच में कर सकते हो। सुश्रुत बोलता है नहीं, पुरुष है तो 25 से 80 के बीच में ही करना है। वेरी सर्जन लोग लेट से चालू करते हैं, ठीक है ना भैया। शाड़ंगर बोलते हैं 20 वर्ष के पश्चात कर सकते हो। अष्टांग संग्रह, हृदय अलग अलग। अष्टांग संग्रह बोलते हैं डिक्टो सुश्रुत को कॉपी किया, 25 और स्त्री 16 वर्ष। अष्टांग हृदय नए लोग हैं, नया थोड़ा जल्दी चालू कर देते हैं, तो 20 और 16 वर्ष, ठीक है ना। अष्टांग हृदय ने विवाह की आयु नहीं बताई, केवल मैथुन की आयु बताई है, ठीक है। चलो, थोड़ा मोटा मोटा याद रख लेना। सुश्रुत, अगर मैं तुम्हें चॉइस ऑफ क्वेश्चन दूं तो अगर कुछ याद ना रहे तुम्हें इसमें से, तो सिर्फ सुश्रुत का याद रख लेना। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं पुरुष जो होता है मैथुन के लिए क्या 25 वर्ष के बाद होना चाहिए, और स्त्री जो होती है वो 16 वर्ष की होनी चाहिए। स्त्री का 16 सिर्फ सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने बताया, बाकी सब लोगों ने 12 वर्ष बताया है, ठीक है ना। चरक ने 16 से 70 बताया पुरुषों का, सुश्रुत ने 25 से 80 बताया है, ठीक है। आ जाओ, शिशुत अनुसार मैथुन ये पूछ सकता है किस ऋतु में कितने कितने अंतराल में करना चाहिए। तो सबको पता है भैया, जो मैथुन होता है ग्रीष्म ऋतु में 15-15 दिन के अंतर में, ठीक है ना। शेष सभी ऋतु में 3-3 दिन के अंतर में करना चाहिए। शिशिर और हेमंत में यथानुसार करना, इच्छा अनुसार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो सुश्रुत बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु में 15-15 दिन छोड़ के, शेष ऋतु में 3-3 दिन छोड़ के कर लेना चाहिए ना। ऐसा कुछ वो नहीं बताया है। सुश्रुत बोलते 3-3 दिन के अंतराल में हर बार करो यार, क्या दिक्कत आ रही है। वाग्भट के अनुसार देखते हैं तो वार्डबर्ग बोलते हैं हेमंत और शिशिर जो ठंडी वाली होती है उसमें वाजीकरण औषधियां खाओ, और जब मन करे तब इच्छा अनुसार करना है, ठीक है। बाकी जो बीच वाली मध्यम बल वाली ऋतु होती है उनमें क्या करो, 3-3 दिन छोड़ के करो। और जो अल्प बल वाली ऋतु होती है उनमें कितना, 15-15 दिन के पश्चात करो। तो इन्होंने पेयर बना दिए, इसे याद रखना, वाग्भट ने 2-2 ऋतुओं के पेयर बना दिए। जो सबसे ज्यादा बलवान वाली अपन ने देखा था ना, हेमंत और शिशिर में उत्तम बल होता है, ये वाजिकारक औषधियों के सेवन इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मध्यम बल वाली ऋतुओं में क्या करें, 3-3 दिन छोड़ के, और उत्तम बल सॉरी अवर बल वाली में 15-15 दिन छोड़ के अपने को करना है। श्रेष्ठ रसायन पूछे जाए तो क्या है अपने को, आचार रसायन होता है। रसायन श्रेष्ठ कौन होता है, पारस होता है। इतना माइन्यूट अपने को नहीं पूछेगा। आचार रसायन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं भैया। आचार रसायन को श्रेष्ठ रसायन कहा जाता है। आचार रसायन का वर्णन केवल चरक संहिता में देखने को मिलता है। आचार्य रसायन वास्तव में एक प्रकार का मानसिक रसायन है, जिसमें औषध के प्रयोग के बिना केवल औषध सदाचार और सद्व्रत पालन से शरीर को रसायनवत प्रभाव डाला जाता है। रसायन के सारे फल सिर्फ चरक में इतना सा श्लोक दे रखा है, इसलिए ज्यादा ढूंढने मत पड़ जाने को आचार रसायन के बारे में और पढ़ना है। सिर्फ चरक ने बताया है और इतने से श्लोक में बस बताया है। कौन अपने से क्या पूछता है वो,
आचार रसायन में शामिल कितने द्रव्य होते हैं? तो सिर्फ 2 द्रव्य होते हैं इसमें, क्षीर और घृत। बाकी सब मानसिक कंडीशन है। सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना, मैथुन मध्य से निवृत्त हो जाना, अहिंसा करना, प्रिय भाषण बोलना, एकदम शांत रहना, जप शोष परम करना, दान करना, तपस्या करना, देव गो ब्राह्मण गुरु इन सब के वचनों का पालन करना या इन सब का आदर करना, वृद्धजनों का ना, अन अनरस परम, ठीक है ना, असत्य नहीं बोलना, नित्य नित्य करुणा का दिखाना, है ना, समय जागरण है ना। सिर्फ 2 ये आते हैं कि क्षीर और घृत का डेली सेवन। तो तुमसे पूछे आचार रसायन में कौन से द्रव्य शामिल है? क्षीर और घृत है। आचार रसायन में औषध द्रव्य कितने शामिल है? तो 0। यही इस एक श्लोक दे रखा है आचार रसायन के बारे में, वही अपने को उत्तम तरीके से याद है। रेफरेंस पूछ सकते हैं कहाँ दिया आचार रसायन? तो चरक चिकित्सा 1 रसायन के 4थे पाद में दे रखा है। अच्छा यार, सारा ऐसा कैसा पीडीएफ बनाया था क्या मैंने? अरे 1-2 पेज आगे पीछे हो गया था ना निद्रा वाला। ऊपर नीचे हो जाता है क्या? सही तो है। अरे नहीं, ये सही निद्रा तो वाला पेज है, ये 20 वाला पेज है ना, ये 24 नंबर है और ये 23 नंबर है। ये आर के पढ़ा पटेल सर तो के सही था नोट्स में यार। ही गलत है। आर के पटेल सर के नोट्स में ही हाँ। गलत लिखा हुआ है। चलो कोई ना, ऊपर से वो अपना यूं समझ लो, निद्रा यहाँ से निद्रा जो है वो कंटिन्यू आ रहा है। तो रात्रि जागरण का परिणाम देखते हैं भैया। रात्रि जागरण से क्या होता है भैया? वात और पित्त का प्रकोप होता है। दिवा सपने से पित्त और कफ का प्रकोप होता है, रात्रि जागरण से वात और पित्त का प्रकोप होता है। रात्रि जागरण कौन कौन से रोगों में हितकारी होती है? तो जाड़ीय कंडीशन जितनी भी होती है, कफ में, मेद में, विष आर्ता में रात्रि जागरण हितकर होता है। रात्रि जागरण क्या होता है? रूक्ष होता है। दिन में सोना क्या होता है? स्निग्ध होता है। और जो बैठे बैठे अपन सोते हैं वो क्या होता है? अरूक्ष और अनभिसंधि होता है। तो बेस्ट क्या होता है अपने लिए? स्वासीन प्रचलायन, बैठे बैठे नैप ले लो 15 मिनट की बढ़िया, वो सबसे बेस्ट होता है तीनों दोषों को, क्या किसी को भी रूक्ष नहीं करता। फिर चरक बोलते हैं कि स्थूल और काश में दोनों, आहार और स्वप्न दोनों कारण होते हैं। सुश्रुत बोलते हैं स्थूल और काश में केवल आहार रस या रस कारण होता है। बचपन से अपन देखते आ रहे हैं इसको। निद्रानाश की चिकित्सा नहीं याद करना है, सबको पता भैया। अच्छा अच्छा अभ्यंग उत्सादन मनोभूल संवाद नेत्र तर्पण ये सब दो। निद्रा निवारक उपाय क्या होते हैं? उसको अच्छा तेज पंचकर्मा दे दो, काय विरेचन, शिरोविरेचन, वमन, चिंता, क्रोध, भय, रक्त मोक्षण, फलान ढिमका ये सब कराओ। निद्रानाश के हेतु क्या होते हैं? 5 कारण से देखो। सबसे ज्यादा निद्रानाश अपनी कार्य व्यवस्था से हो रहा, साला इतना जाना पड़ता है कि दिन में सो ही नहीं पाते। अभी बोला है ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न करना अपने को। एक मुहूर्त बेचारे शारंग साहब और भाव प्रकाश साहब बोल के गए, इतने प्यार से अपन सो ही नहीं पा रहे। प्रतिकूल समय, विकारग्रस्त स्थिति अपनी, है ना, वात पित्त का प्रकोप या वात पित्त प्रकृति या वात का प्रकोप, इन 6-5 कारणों से निद्रानाश होती है भैया। निद्रा का प्रधान कारण क्या होता है? हृदयम चेतना स्थान मुक्तम। सुश्रुत ऐसा बोलते हैं कि हृदय चेतना स्थान से जब मुक्त हो जाता है तो अपने को नींद आती है। ठीक है ना, नहीं याद रखना, ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि निद्रानाश का कारण क्या है, क्योंकि किसी ने प्रूफ तो किया नहीं है ना किसी कारण से आती है, इसलिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं आती। जागृत अवस्था में सत्व गुण के कारण होती है जागृत अवस्था, स्वप्न जो होता है रजोगुण के कारण होती है, और निद्रा जो होती है वो तमोगुण और स्वभाव के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या किसका रीजन है? आयुर्वेद बोलता है कि सत्व गुण जब ज्यादा रहता है तो अपन जागृत अवस्था में रहते हैं, तम और स्वभाव से क्या आती है? अपने को निद्रा आती है। लेकिन जब अपने इनके साथ साथ में रज गुण जब अधिक रहता है तो अपने को सपने आते भैया, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, इसलिए अपने को रज गुण कम करना है जीवन में। दर्शन ग्रंथों में मन और आत्मा की 4 अवस्था है, तो ये याद रखना भैया। एक बार ऐसा पूछा गया था, तुरीय अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था किसकी अवस्था है? तो मन और आत्मा की अवस्था के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है ना। तो एक होता है मन और आत्मा, मन और आत्मा दोनों जागृत हैं। एक है सुसुप्त अवस्था में है मनोरथ, एक है स्वप्न अवस्था में। तो या तो जाग रहे हैं अपन, या तो अपन सो रहे हैं, या तो अपन सपना देख रहे हैं। एक एक्स्ट्रा बताइए तुरीय अवस्था। ये तुरीय अवस्था क्या होता है? मन और आत्मा से संबंधित है ना। तो ये मन और किसकी, दर्शन ग्रंथों में मन और आत्मा की अवस्था में, मन या तो अपन जाग रहे होते हैं, या तो अपन सो रहे होते हैं, या तो अपन सपना देख रहे होते हैं। एक और एक्स्ट्रा कंडीशन बताई थी कि अपन तुरीय अवस्था में भी रहते हैं। क्या होती है, क्या होती है, इसका अपने को संदर्भ प्राप्त नहीं, बस याद रखना तुरीय अवस्था होती है। निद्रा के कितने भेद होते हैं? सबको पता है। चरक के अकॉर्डिंग 6, वाग्भट के अकॉर्डिंग 7, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3। कौन कौन से होते हैं भैया? तो 2 को छोड़ के। ये रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा, जो अपन डेली रात में सोते हैं उसको भूधात्री कहा गया है। दुनिया में जितने भी अपने भूमि पे जितने भी इंसान है उनको धारण करने का काम कौन करता है भैया? अपना तो रात्रि स्वभाव प्रभाव वाली निद्रा करती है। तमोभवा निद्रा को पापों का मूल कहती है, मृत्यु के समय आती है भैया। तमोभवा निद्रा आ गई मतलब आदमी 2-3 दिन में मर जाएगा।
बाकी शेष सारी बची कौन सी 4 निद्राएं? श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी और व्याधि अनुवर्तनी। ये चारों जो होती हैं व्याधि की कंडीशन को निर्दिष्ट करती है। सब पता है भैया अपने को। सुश्रुत ने 3 प्रकार की निद्रा बताई है, कौन कौन सी? वैष्णवी, इसी को उन्होंने पापमा कहा है। दूसरी वेकारिकी, जो देखते हैं कि जो विकारों के कारण आती है, और एक होती है तामसी, जो मृत्यु के समय आती है। ठीक है ना। वाग्भट ने क्या किया है? मन शरीर संभ्रवा को अलग अलग करके चित्त खेदजन्य और देह खेदजन्य बोल के 7 निद्राएं कर दिए। बाकी सब बता। स्वप्न कितने होते हैं? चरक के अकॉर्डिंग 7 स्वप्न होते हैं, जिसमें भाई दो जो होता है वो क्या होता है? फल देने वाला होता है, मतलब भाविक और दोषिक फल देने वाला होता है। बाकी जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं? निष्फल होते हैं। ना सिर्फ संख्या याद रखना, अपने से यही पूछोगे। चरक ने स्वप्न कितने बताए? 7। काश्यप ने कितने बताए हैं स्वप्न? तो काश्यप ने 16 स्वप्न बताए हैं, जिसमें से 10 निष्फल होते हैं, 6 जो होते हैं फलित होते हैं। है ना। भाई दो अपने याद करते हैं। भाविक और दोषिक जो होते हैं क्या होते हैं? फलित स्वप्न होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? अफलित होते हैं। चलो, ये अपना क्या होगा? त्रि उपस्तंभ खत्म हो गया, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब अपन क्या आते हैं अब अपन अगले अपने टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं। जल के बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। जल क्या होता है भैया? जल जो होता है इसका रस, अंतरिक्ष जल का रस अनिर्देश्य होता है, ऐसा सुश्रुत साहब बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपने पीने योग्य अंतरिक्ष जल होता है उसका रस कैसा होता है? अनिर्देश्य होता है, ऐसा सुश्रुत साहब बोलते हैं। चरक क्या बोलते हैं भैया? जल के उन्होंने 6 गुण बताए हैं। स स स करके याद करते हैं ना मन। शीत होता है जल, शुचि होता है, शिव होता है, मृष्ट, विमल, लघु। षड गुणम, ये से 6 गुण से युक्त जो होता है वो जल क्या होता है? उत्तम होता है। या वही आंतरिक जल के 6 क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो आंतरिक जल का रस जो होता है अनिर्देश होता है। गुण कौन कौन से जो हो गए उसमें? शीत, शुचि, शिव, मृष्ट, विमल, लघु, षड गुणम। सब बन जाएगा, याद करने रटने के वो नहीं बैठ जाना। फिर देखते हैं क्या? रूप, जल जैसी भूमि में गिरता है वैसा ही रस ग्रहण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने से पूछता है ना। चरक वाला इंपॉर्टेंट, सुश्रुत वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपन पढ़ के याद कर लेते हैं। पार्थिव वाला जो होता है उसमें अम्ल और लवण गुण रस होते हैं पार्थिव भूमि में। जलीय वाली में क्या होता है? मधुर रस उत्पन्न होता है। तेज वाली में कटु और तिक्त होता है। वायु गुण वाली में कषाय होता है। और आकाश वाली भूमि में अगर गिरते हैं तो अव्यक्त रस होता है। श्रेष्ठ यही होता है ना, आकाश वाली भूमि में अपने को गिरना चाहिए। ठीक है ना। ये वाला नहीं पूछता है सुश्रुत का, अपने से पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चरक वाला। ठीक है ना। किस मिट्टी में अगर गिर रहा है तो क्या क्या होता है? अगर काली मिट्टी में पानी गिर रहा है तो मधुर उसका रस होगा। तो काला गुलाब जामुन से याद करते हैं। काला गुलाब जामुन क्या होता है? मीठा होता है, ऐसा अपन याद करते थे। ठीक है ना। फिर कपिल शर्मा से अपन याद करते हैं। तो कपिल वर्ण जो होता है, कपिल को क्या बोलते हैं? धूसर वर्ण बोलते हैं। ये क्षार वर्ग का होता है। ठीक है ना। तो कक्षा या कपिल शर्मा, स से क्षार ऐसे करके कुछ बनाते थे, या कक्षा याद रख लो तुम। कपिल वर्ण की भूमि में या धूसर वर्ण की भूमि में क्या होता है? क्षार रस वाला जल होता है। ऊसर तो पर्याय किसका होता है? लवण का होता है। तो बन जाएगा भैया ऊसर। ओशर किसका पर्याय होता है? लवण का। तो ऊसर भूमि में जो गिरेगा वो लवण रस का हो जाएगा। पर्वत, पर्वत को क्या करते हैं अपन? काट देते हैं। दशरथ सिंह मांझी ने पर्वत को काटा था ना, तो पर्वतीय भूमि पे अगर पानी गिर रहा है तो वो कटु रस वाला होगा। पर्वत को क्या कर दिया था? दशरथ सिंह मांझी ने काट दिया था भैया। पर्वत को क्या करते हैं अपन? कटु या काट देते हैं। पांडु, पांडु को कैसे याद करते थे अपन? पांडु वर्ण की भूमि पे गिरेगा तो पांडु 5 होते हैं, और 5वें नंबर का रस कौन होता है? तिक्त होता है। ठीक है ना। पांडु रोग में तिक्त रस प्रदान होता है। ये तो सिंपल ट्रिक बनाई थी। पांडु जो होता है, पांडु कितने भाई थे? पांडु के 5 पुत्र थे, या पांडव के 5 भाई थे। और पांचों के पांचों क्या बोलते हैं अपन? 5वां रस कौन सा आता है? तिक्त रस आता है। ठीक है ना। फिर श्वेत भूमि पे, ठीक है ना, तो श्वेत भूमि पे अगर गिर रहा है तो कैसा रस होगा? कषाय रस होगा। कुछ लिखा नहीं हुआ है क्या कोड? इसका एक मैंने कुछ चरक में वो ट्रिक भी लिख रखा था यार, कम कक्षा में पाती चुक। ठीक है। श्वेत भूमि में एक ऐसे याद कर लेते हैं। श्वेत भूमि में अगर गिरेगा तो कैसा होगा? श्वेत कषाय होगा। चलो, ये वाला चरक वाला याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अपन ये भी याद करते थे पृथ्वी वाला कि भू अल ऐसे करके अम्ल लवण होता है। जलमग्न, जल में मधुर होता है। त्रिकटी, भूअल, भू पे ऑल जलमग्न हो जाएंगे तो कटी कैसे वॉक करेंगे? या केटी वॉक करेंगे, ऐसे करके याद करते। पर ये वाला पेपर में नहीं आते इतने, अपन ने सोल्व किया ना। ये अपने इधर वाला ही अपने से पूछता है। चलो, प्रकार कितने होते हैं अंतरिक्ष जल की? तो अंतरिक्ष जल 4 प्रकार का होता है भैया। धार, कार, तुषार और हेम। 4 प्रकार का होता है भैया। धार मतलब क्या? जो वर्षा का जल होता है, लघुन प्रधान होता है। ठीक है ना। फर्दर वर्षा का जल या धार वाला जल 2 प्रकार का होता है, गांग और सामुद्रिक।
फिर कार जो होता है, जो ओले गिरते हैं उसको अपन कार कहते हैं, जो तुषार ओस गिरती है उसको तुषार कहते हैं, और बर्फ के पानी को हेम कहते हैं। तो 4 प्रकार का अंतरिक्ष जल होता है, अपने को ऐसे याद रखना है। कौन कौन सा होता है भैया? धार, जिसको अपन वर्षा का जल कहते हैं, ठीक है ना। कार मतलब जो ओले गिरते हैं उसको, तुषार जो अपना ड्यू गिरती है उसको अपन तुषार कहते हैं, और हेम जो बर्फ का पानी होता है उसको अपन क्या कहते हैं? हेम जल कहते हैं। ये 4 आंतरिक जल के प्रकार आचार्य महामहिम चरक जी ने बताए। फिर गांग और समुद्र किसके भेद होते हैं? तो ये धार वाले या वर्षा जल के भेद होते हैं, ठीक है ना। फिर भूमि जल के प्रकार देखते हैं, तो भूमि जल के प्रकार सुश्रुत ने बताया भैया कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कौन सी ऋतु में कौन सा ग्रहण करते हैं उससे अपना क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से भूमि जल बताया? पहले बात तो किस किस ने भूमि जल बताया है? तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि भूमि जल होते हैं 7, और आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि भूमि जल होते हैं 8। सेम टू सेम लूताव इसके अधिष्ठान में भी होता है, वो सुश्रुत ने 7 बताए थे, वाग्भट ने एक्स्ट्रा बता के 8 कर दिया था, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं देखते हैं भैया। तो भूमि जल के प्रकार में कुएं वाला, सॉरी, पहले सबसे नंबर पे आता है कोप, किसी उससे कुएं से अपन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा होता है क्या? नादेय जल होता है। तीसरा सारस होता है। ताड़ाग होता है, प्रस्तरण मतलब झरने वाला होता है। ओदबिज जो होता है, और छोटा ये होता है, ठीक है ना। तो इतने सारे अपने क्या बताते होते हैं? 7 प्रकार के जल होते हैं। कौन सत्ता पाया और कौन चोर को पाया, ऐसे करके इसके ट्रिक लिखते थे अपन, है ना। कौन क्या है? सत्ता पाया, और कौन क्या है? चोर को पाया। ये कौन सत्ता पाया और कौन चोर पाया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है मैंने, है ना। कौन से को से क्या जाएगा? कोप, न से क्या जाएगा? नादे, सा से क्या जाएगा? सारस, ता से क्या जाएगा? तड़ाग, पाया से प से आ जाएगा अपना, पाया से आ जाएगा प्रस्त्रवण, ओर से आ जाएगा ओद्बिग, और चोर से आ जाएगा चोटई। ये 7 प्रकार के क्या होते हैं? वो होते हैं, ठीक है। फिर मेरे वाग्भट फिर ने से क्या सामने है? कौन कौन सत्ता पाया और कौन चोर। और कौन चोर। या तो ऐसे कौन सत्ता पाया तो बताना, और चोर। कौन सत्ता पाया और कौन चोर पाया। तो कौन सत्ता पाया और चोर ऐसा लिख लेना बस, बाकी बोलने में कुछ भी याद रखना। कौन सत्ता पाया और चोर। कौन, को से आ जाएगा कोप्य, न से आ जाएगा नादे, स से आ जाएगा सारस, त से आ जाएगा तड़ाक, पा से आ जाएगा प्रस्त्रवण, ओर से आ जाएगा ओदभिज, और क्या बोलते हैं? चोर से आ जाएगा छोटई। वाग्भट ने क्या है? वापी तोय जल बताया है और ओदभिज नहीं बताया, तो 2 एक्स्ट्रा, एक हटा दिया, ओदभिज को हटा दिया, और वापी और तोय बताया है एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है ना, ये एक सुश्रुत में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सुश्रुत सूत्र के अपन 40वें 45वें जो सभी चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं कि कोप वाला जल होता है वो कौन सी ऋतु में करते हैं, नादे वाला जल जो होता है वो कौन सी ऋतु में अपन ग्रहण करते हैं ना। प्रियंका चोपड़ा करके याद करते थे अपन उसमें कि चोटाई वाला जल होता है वो उस वाली कौन सी ऋतु में अपन ऐसे ऐसे करते हैं, वहां पे अपन ने देखा था। तो चलो कोई ना, सुश्रुत में से देख लेंगे। लिखा क्यों नहीं यार आर के पटेल सर ने? लिखा है कि आगे दिन। एक और चीज छूट रही ना, जो जल के जो प्रकार थे वो भी, जैसे यहाँ पे तुषार, हेम, कार और धार लिखा है ना। हम्म। शायद सुश्रुत वाली जो वो 3 है, इंद्र, हाँ, सुश्रुत के हेम 3 ही है। और इंद्र हिमालय से कार जाते हैं ऐसे, इंद्र हाँ कार हाँ, से हिमालय जाते हैं ऐसे करके याद किया था। इंद्रकार और हेम होगा उसका। ठीक है, वो सुश्रुत के 3 3 ही थे है, जो। अपने को चरक का बस लिख रखा है सर ने। चलो जल के दोष देखते हैं। जल के दोष कितने होते हैं भैया? 6 दोष होते हैं। कौन कौन से? शब्द नहीं होता है, उसके अलावा स्पर्श, रूप, रस, गंध, 3 ये होते हैं, और वीर विपाक इसमें ऐड कर देना। तुमसे पूछेगा जल में कौन सा दोष नहीं होता, तो जल में शब्द दोष नहीं होता है, ठीक है ना। स्पर्श चालू करना, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जल को छूने से वो गंदा हो सकता है, जल का रूप गंदा हो सकता है, जल का रस गंदा हो सकता है, जल की गंध गंदी हो सकती है, और जल का वीर विपाक ये सब गंदा हो सकता है। तो जल के दोष 6 हैं। फिर जल निर्मलीकरण वस्तु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अपन पढ़ते हैं, जल को स्वच्छ करने वाली 7 चीजें अपन ने ट्रैक बनाई थी कि गोवा में कितने मुक्त सेवाल अपन ने किए। गोवा में कितने मुक्त सेवाल ऐसे करके याद करते थे। गो से गोमेद, वा से क्या आ जाएगा अपना? वस्त्र आ जाएगा, में से क्या आ जाएगा? मुक्ता आ जाएगा, कितने से क्या तक आ जाएगा? मुक्त से नहीं, में से 2 में है ना, मुक्त से मुक्त आएगा नहीं, में से क्या आएगा? मणि आएगा। हाँ, गोवा में गो से क्या आ जाएगा अपना? गोमेद आ जाएगा, व से क्या आ जाएगा? वस्त्र आ जाएगा, में से क्या आ जाएगा? मणि आ जाएगा, कितने से क्या आ जाएगा अपना? कतक आ जाएगा, मुक्त से क्या आ जाएगा? मुक्ता आ जाएगा, और शेवाल से क्या आ जाएगा? शेवाल आ जाएगा। और कितने हैं मुक्त? अपन क्वेश्चन पूछते हैं गोवा में कितने मुक्त शेवाल है, फिर आंसर देते हैं 20 है, तो 20 से 20 ग्रहण किया जाएगा, ठीक है ना। तो गोवा में कितने मुक्त शेवाल हैं? 20 हैं, ठीक है।
ये क्या है, जल को स्वच्छ करने की 7 वस्तुएं होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होती है, ऐसा अपने से पूछेगा, अपन उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है भैया, गोवा से गोमेद हो गया, व से वस्त्र हो गया, में से मणि हो गया, कितने से कतक हो गया, मुक्त से मुक्त हो गया, शेवाल से शेवाल हो गया, और बिस से बिसरंती हो गया। ये 7 जो होती है जल को स्वच्छ करने की क्या होती है, विधि होती है, वस्तुएं होती है। फिर जल के शीतलीकरण के उपाय कितने होते हैं, वो भी 7 के 7 होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं भैया, प्रवात में रख देना, ठंडी हवा में रख देना, उदक प्रक्षेपण करना, उसमें ठंडा पानी मिला देना, यष्टिका का ब्राह्मण करना, भ्राजन करना, उसमें मिट्टी मिला देना, व्यंजन बना देना, वस्त्र उद्धरण पानी से ढक के रख देना, बालू का प्रक्षेपण, बालू उसमें डाल देना, और शिक्के आलम्बन, सिर्फ एक याद रखो, जो उस पर रखते हैं ना, ऊंचे स्थान पे रखते हैं, उसको शिक्के आलम्बन कहते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, जल शीतलीकरण उपाय। इनको अपन ने याद नहीं किया था, समझ बस लिया था। अपने से कोई भी पूछेगा कि प्रवात में स्थान, हवा वाली जगह पे पानी को रखना क्या करता है, पानी को ठंडा करता है। उदक प्रक्षेपण, पानी को इधर उधर, जैसे दूध को ठंडा करते हो ना, गिलास में मम्मी करती थी, इस गिलास से इस गिलास में, इस गिलास के इस गिलास में, दूध क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वैसे ही उदक प्रक्षेपण से क्या होता है, वो होता है। यष्टिका प्राचन, मिट्टी मिलाने से पानी ठंडा होता है, ऐसा बोलते हैं। व्यंजन कर दो जल का, तो उससे पानी ठंडा हो जाएगा। वस्त्र उद्धरण, चारों तरफ से वस्त्र उद्धृत कर दो, ढक दो, मटके को अपन ढकते थे जैसे वस्त्र से, बालू का थोड़ी मिला दो, शिक के आलम्बन कर दो। ये सब क्या होते हैं, जल के शीतलीकरण के उपाय होते हैं। फिर जल में 5 निक्षेपक होते हैं, क्या क्या उसमें डाल सकते हैं, फलक, शिक्त, त्र्यंबक, मुज्जक, उंजवन, नहीं याद रखना, निक्षेपक। जांगम देश का जल क्या होता है, प्रशंसित होता है। आनुक देश का जल क्या होता है, निंदित होता है। और साधारण देश का क्या होता है, श्रेष्ठ, अविधायी, शीतल। साधारण देश सब में श्रेष्ठ होता है, ये कोई कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मॉडर्न के अनुसार, तो देखो मॉडर्न के अनुसार पिछले साल जल चिकित्सा के जनक पूछा गया था, तो लुई कुही ने, अपने को याद था, लिख लो यहाँ पे। जल चिकित्सा के जनक कौन है, लुई कुहने, ठीक है। एमपीपीएससी 2022 में पूछा था कि जल चिकित्सा के जनक कौन थे, लुई कुहने थे, अपने को उधर का याद था, 3rd ईयर से सुनते। जल शुद्धि के 3 प्रकार होते हैं मॉडर्न के अनुसार, एक होता है यांत्रिक, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। यांत्रिक में सैंड स्लो फिल्ट्रेशन डिटेल में अपन पढ़ते थे, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन पढ़ते थे, डोमेस्टिक सैंड फिल्ट्रेशन पढ़ते थे, बहुत डिटेल में वहां पे पूछा जाता था। यहाँ नहीं पूछेगा, पूछेगा तो भी एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, उतना पढ़ने से अच्छा। भौतिक वाले में क्या करते हैं अपन, जल का स्टोरेज कर लो तो तली में ऑटोमेटिक कचरा और सब बैठ जाएगा। डिस्टिलेशन प्लांट लगा दो या आसवन विधि द्वारा, कथन बॉइलिंग विधि द्वारा, सूर्य की रश्मि सनीड द्वारा, ये सब भौतिक विधियां होती है। रासायनिक में प्रीसेट प्रेसिपिटेशन कर दो और डिसइंफेक्शन कर दो। नहीं पूछेगा भाई, ये पूछ सकता है कि 0.5 mg की क्लोरीन की टेबलेट कितने पानी को शुद्ध कर सकती है, तो 20 लीटर कर सकती है। तो याद रखो 1 mg की कितना कर देगी भैया, 1 mg की 40 लीटर पानी को प्यूरिफाई करती है, ठीक है ना। तो कहीं किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 0.5 ग्राम की क्लोरीन की टेबलेट कितने पानी को शुद्ध कर सकती है, तो 20 लीटर को, है ना, मान लो, मतलब 1 ग्राम क्लोरीन जो होता है 40 लीटर को शुद्ध कर देता है, याद रखना आपने, ठीक। फिर अपद्रव्य निवारण व्यवस्था, नगरीय अवसादी क्षेत्रों में अपद्रव मल मूत्र वस्तुतः 2 वर्ग में होते हैं, उनका निर्माण संकर विकटम, संकर मल का प्रज्वलन द्वारा, प्रपूरण द्वारा किया जाता है। किट का संचय, देखो ये नहीं पूछेगा, अपने से वो पूछेगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला, किस किस ऋतु में किस किस कलर के बॉक्स में क्या डालते हैं। तो आजकल तो अपन हॉस्पिटल में काम करने लग गए, तो अपने को सब पता चल जाएगा। एक पूछता है रेड, अपने से रेड वाले डब्बे में क्या डालते हैं, येलो वाले में क्या डालते हैं, ठीक है, ब्लैक वाले में क्या डालते हैं, और ब्लू वाले में क्या डालते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, व्हाइट कलर का जो छोटा सा नीडल रखने के लगा होता है, उसमें क्या डालते हैं। रेड लाल लचीला करके याद करवाती थी स्वाति अपने को, लाल कैसा होता है, लचीला। तो सारी जो होती है प्लास्टिक की चीजें, ग्लव्स नहीं, रबर की चीजें, जो लेटेक्स वेटेक्स की चीजें होती है ना, ग्लव्स व्लव्स, अपन सब रेड कलर के डब्बे में डालते हैं। येलो में क्या डालते हैं भैया, पीला प्लेसेंटा करके ऐसे ट्रिक बनाई थी अपन ने, लेकिन अपन हॉस्पिटल में सबको पता है, इसमें कॉटन, कॉटन ब्लड ऑर्गन, ऑर्गन जो अपन सिस्ट में काट के निकाल रहे हैं, बायोप्सी भेज देते हैं थोड़े से के लिए, तो बायोप्सी के अलावा वाला सब पीले कलर के डब्बे में फेंक देते हैं। काले में जनरल कचरा, का से काला कचरा, कचरा सारा जो होता है काले कलर में फेंकते हैं। ब्लू में क्या बोलते हैं अपन, जो सिरिंज इंजेक्शन लगाते हैं अपन एंटीबायोटिक, उसके बाद जो वायल बच जाती है सिरिंज कांच वाली, वो काय में डालते हैं अपन, ब्लू में डालते हैं। और व्हाइट वाले में क्या डालते हैं अपन, शार्प इंस्ट्रूमेंट, नीडल डालते हैं। और सर्जिकल ब्लेड का जो इंसिजन देते हैं, उसके बाद जो होती है सर्जिकल ब्लेड अपन व्हाइट वाले में डालते हैं, छोटा कलर का लगे रहता है, ठीक है। इसी से अपने को वेस्ट मैनेज या हॉस्पिटल अपद्रव मैनेजमेंट से प्रश्न आएगा, ठीक है। चलो, शव विनाश की व्यवस्था जो होती है, शव विनाश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो पाए।
भारत में प्राय शव विनाश की निम्नलिखित विधियां प्रचलित है। कौन कौन सी? सबसे पहले अग्निदाह जो हिंदू धर्म करते हैं, भूमि स्थापन मुस्लिम ईसाई करते हैं, जल प्रवाह भ्रूण शिशु मृत्यु पर कुछ संप्रदाय के लोग जल में भी बहाते हैं, विद्युत दाह आजकल सबसे फेमस। सर्वोत्तम विधि अगर पूछे कि अपने को किसी का आत्म संस्कार करना है तो इलेक्ट्रिक फर्नेस द्वारा अपन करवाएंगे, ठीक है ना। इसमें धन समय सब कम लगता है, वायु प्रदूषण भी कम होता है ना, तो अपने को ट्राई करना है कि अपन विद्युत दाह करवाएं सबका। चलो अब अपन पढ़ते हैं जनपद उद्वंशन चरक विमान 3 अपन वैसे पूरा पढ़ते हैं, वहां से अपने को याद है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे दे रखा है, अपन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश ही कर लेते हैं। जनपद उद्वंश के पूर्वी संपूर्ण रस वीर्य उपाक संपूर्ण औषध संग्रहण कर लेना चाहिए, वो वैसे पता थोड़ी होता अभी ये कोविड आने वाला है, वरना अपन कर ही लेते। जनपद उद्वंश को देखो, इससे ही क्वेश्चन बना देता है, जनपद उद्वंश को किस आचार्य ने क्या कहा? सुश्रुत ने इसको मरक कहा है और भेल ने इसको जनमार कहा है, अपने को बचपन से याद है। जनपद उद्वंश में वाज दे का अपन याद करते हैं भैया, है ना, एक ट्रिक से अपना बन जाएगा पूरा का पूरा। कहाँ लिखा? नहीं लिखा है, वाज दे का। सबसे ज्यादा वायु, वायु से ज्यादा बलवान देश, जल, जल से ज्यादा बलवान देश, देश से ज्यादा बलवान काल, ठीक है ना। तो क्रम पूछता है अपने को कि जनपद उद्वंश के जो सामान्य भाव या कारण होता है उनकी वरीयता क्रम या उनका प्रभावता क्रम क्या होता है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वायु, वायु से भी ज्यादा खतरनाक होता है जल, जल से भी ज्यादा खतरनाक होता है देश, और देश से भी ज्यादा खतरनाक क्या होता है? काल। इन चारों में काल दुष्पर्याय होने से सर्वाधिक प्रधान या बलशाली होता है, पता है अपने को श्लोक का। जनपद उद्वंश की चिकित्सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचकर्मा चिकित्सा इसमें श्रेष्ठ होती है, रसायन प्रयोग करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूर्व में, मतलब जनपद उद्वंश के पूर्व में जो संग्रहित औषधि है हमेशा उनसे चिकित्सा अपने को करनी चाहिए। जनपद उद्वंश का मूल कारण क्या होता है? अधर्म होता है, ठीक है ना। जनपद उद्वंश का मूल कारण पूछे तो क्या लगाना है? अधर्म लगाना है। जनपद उद्वंश का एक और कुछ पूछता है आगे चल के, तो वो प्रज्ञा अपराध और ऐसे करके आंसर आता है ना, निवृत्ति इस तरीके से होती है। यमल गर्भ का कारण भी पूछता है, तो अधर्म और वायु दो होता है, ये सब योनि। अपन ने वहां पे देखा। जनपद उद्वंश की योनि, योनि क्या योनि है? पूछे तो प्रज्ञा अपराध है। वो प्रज्ञा अपराध है, ठीक। अब आते संक्रामक रोग अपने सिलेबस में भैया, संक्रामक रोग, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। एक बार सिलेबस देखने दो क्या क्या छूट रहा है अपना उसमें, गधा मजदूरी नहीं करना है भैया अपने को। चल बे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। क्या क्या नहीं पड़ गया अपना इसमें? दिनचर्या, संध्याचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, त्रिउपस्तंभ पढ़ लिया, धारणी धारणी वेग पढ़ लिया, सदव्रत आचार रसायन पढ़ लिया, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन पढ़ लिया, ये द्वादश अशन प्रविचारणा बस पढ़ना अपने को, वैरोधिक आहार उसमें पढ़ लिया था, विविध आहार कल्पनाएं, पेय मंड का लेप ये पढ़ लिया, आयुष आहार अपने को पढ़ना है, जीवन शैली जनित रोग और उनका प्रबंधन, ये पर्यावरण और स्वास्थ्य में अपन ने जनपद उद्वंश देख लिया, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन देख लिया थोड़ा सा, योग एवं निसर्ग उपचार है पेपर सिलेबस में, शारीरिक मान, अरे कहीं तो देखा था मैंने सिलेबस में, वो था यार, बी एड, इसमें है क्या? ये यहाँ पे संचारी और असंचारी रोगों का ज्ञान और उनकी चिकित्सा, काय चिकित्सा वाले, चलो अपने यहाँ लिखा है तो अपन पढ़ लेते हैं। और एंड में भी कुछ था, चलो कोई ना। संक्रामक रोग देखते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं, किसी रोग उत्पादक जीवाणु, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके मल्टीप्लिकेशन होता है, वो टॉक्सिन उत्पन्न करता है, उसका जो संक्रमण है वो क्या इन्फेक्शनल कहलाता है। छोड़ो ये सब, सबको पता है कैसे कैसे उत्पन्न होता है। आयुर्वेद में कहा वर्णन है औपसर्गिक रोगों का, तो आयुर्वेद में संक्रामक रोगों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने औपसर्गिक रोग नाम से किया गया है। सुश्रुत निदान पंचन अध्याय कुष्ठ वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करण जोहर से अपन ये वाली याद कर देते हैं। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निस्वशात सह भोजनात सह शय्या आसन चपी वस्त्र मानानुलेप्यात, इन सब कारणों से कौन कौन से 4 रोग होते हैं भैया? कुष्ठ ज्वर शोष नेत्राभिषंत, ठीक है।
कुष्ठ होता है, ज्वर होता है, शोष होता है, नेत्राभिषंध होता है। ये चार चीजें जो होती है आचार्य सूत्र के अनुसार कौन सी है, औपसर्गिक रोग होती है। ठीक है, फिर कैसे कैसे हो सकती है, ये सब लिख रखा है, कुष्ठ, शोष, ज्वर, नेत्राभिषंध, ये चार चीज अपने को बस याद रखनी है, इसके अलावा अपना कोई क्वेश्चन यहाँ से बनने नहीं गया। फिर आ जाते हैं अपन क्या, वेक्टर, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कौन किसका वेक्टर होता है, कौन होता है, ये एक क्वेश्चन इससे आएगा आएगा भैया। ठीक है ना, तो मलेरिया डिजीज जो होता है इसको कौन फैलाता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो फैलाता है, सबको अपने को पता है। इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है, प्लेज्मोडियम होता है, जो एक प्रकार का परजीवी होता है, पता है अपने को फीमेल। फिर फाइलेरियसिस पढ़ते हैं भैया। ठीक है ना, तो फाइले जो होती है इसको क्लूएक्स नाम का मच्छर फैलाता है। क्लूएक्स मच्छर ही होता है ना, क्लूलेक्स। और फिर क्या होता है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी होता है। ठीक है ना, तो फाइलें जो होती है बहुत ज्यादा, ऑफिस में फाइलों से कुछ याद किया था मैंने, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टिया, अरे ऑफिस में एक वुमेन होती है ना, वो फाइल लेके चलती है और उसके कूले कूले हाँ बहुत अच्छे दिखते हैं। यही 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 तो, तो लिखता भूल नहीं था गया ना, है अब ट्रिक्स यार लिखूंगा तू भाई। यार। अरे मेरे 2.5 साल हो गए भाई, इसलिए ना, तू सीनियर है भाई मेरे में इसलिए। फाइल लेके कौन चलती थी, वुमन चलती थी, और उसके कूले देखते थे भाई लोग। फाइल चल के कौन लगती थी, वुमन और उसके। ठीक है, तो फाइल एरिया में क्या आ जाएगा भैया अपना, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई आ जाएगा, और क्या उसके क्लूलेक्स या क्लूलेक्स इसका वेक्टर आ जाएगा। फिर अपन डेंगू देखते हैं भैया, इसी को येलो फीवर भी कहते हैं, एडीज सबको पता है, एडीज मच्छर द्वारा क्या होता है अपना डेंगू होता है। और डेंगू क्या होता है, एब्रोवायरस। पिछली बार बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से, अच्छा रेबीज दिया था ना, रेबीज जूनोटिक होता है, इस बार शायद ये देगा डेंगू किसके द्वारा होता है, तो एब्रोवायरस के द्वारा होता है। फिर अपन देखते हैं क्या, चोलेरा देखते हैं अपन, है ना, इसी को इंटेरिक फीवर, कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा बस याद रखना, कोलेरा हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है ना, एंट हिस्टोलाइटिका ये एमबीसी से होता है ना, कोलेरा किसके, हाउस फ्लाई द्वारा होता है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंड फ्लाई, तो रेत की क्या करते हैं अपन, कालाबाजारी करते हैं, ऐसे याद करते हैं ना। ठीक है, वो कौन करता है रेत की कालाबाजारी, जिनके पास लेस मनी होती है, तो लेशमेनिया, लेस मनी जिसके पास होती है वो क्या करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो काला आजार। ठीक है ना, लेश मानिया या माफिया, मानिया को माफिया ऐसे पढ़ लेता है, तो क्या होता है, सेंड फ्लाई, रेत माफिया होता है, तो सेंड फ्लाई जो होते हैं रेत माफिया क्या करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो काला आजार आ जाएगा। और लेश माफिया या लेशमेनिया, लेस मनी उनके पास होती है, इसलिए वो कालाबाजारी करना पड़ती है बिलाल। फिर सीसी, सीसी करके क्या करते हैं अपन, ऐसे करके बच्चों को सुलाते हैं भैया, तो सीसी फ्लाई जो होती है वो स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं। और ट्रैप्सोमोनास इसका हो जाए, ये नहीं पूछेगा अपने से। ठीक है ना, फिर आता है क्या भैया, लाउस, जिसको अपन बड़ा चूहा बोलते हैं भैया, ये ट्रेंच फीवर इसको बोलते हैं। तो चूहे काय में रहते हैं, ट्रेंच में रहते हैं ना, ट्रेंच का मतलब क्या होता है, वो होती गुफा, या वो होती है, इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो चूहे, लाउस, लाउस को माउस पढ़ेंगे अपन, मतलब लाउस का मतलब ये होता है बड़ा चूहा या लाउ, तो लाउस या माउस होता है, ये कहाँ पे रहता है भैया, अपने ट्रेंच में रहता है, ट्रेंच फीवर इसको बोलते हैं। ठीक है ना, फिर रेड चूहे से प्लेग होता है, सबको पता भैया, रेड फ्ली, रेड से क्या होता है, प्लेग होता है। प्लेग का पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, रेड, रेड होता है। तो क्या क्या अपन ने देखा, मलेरिया का देखा भैया, मादा एनाफिलीज मच्छर। फिर अपन ने फाइलेरिया, फाइलेरिया में क्या देखा अपन ने, फाइलेरिया में जो वुमन होती है ऑफिस में, फाइले ऑफिस में वुमन लेके जाती है, क्लूलेक्स होती है भैया वो बड़ी। और डेंगू जो होता है उसमें एडीज मच्छर होता है, एब्रोवायरस करता है। कोलेरा में हाउस फ्लाई करती है भैया, एंटीरिया हिस्टोलाइटिका उसको बोलते हैं। सेंड फ्लाई काला आजार, लेशमेनिया डॉनवेलिया अपन ने देख लिया। सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस करती है। लाउस जो होता है वो ट्रेंच में रहता है, और रेड जो होता है वो प्लेग करता है। ठीक है ना, सारी की सारी अपन ने देख ली। चिकनगुनिया वायरस से होता है, कौन से, अल्फा वायरस से होता है। और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो होती है वो भी क्लूरेक्स से ही होती है। क्या लिख रखा है, चलो अच्छा, डायरेक्ट आ जाओ नहीं मेन इंटर क्वेश्चन। इंसेफेलाइटिस, एक बार देख लेता हूँ, नेट पे देख लेता हूँ। मॉस्किटो बाइट, इतना ही लिखा है बस इसमें। इतना ही लिखा ना, क्लूलेक्स से ही क्यूलेक्स, हाँ होता है कौन। क्यूलेक्स, हाँ क्यूलेक्स से क्यूलेक्स से होता ही है, होता है। क्यूलेक्स से होता है। क्यूलेक्स से फाइलेरिया भी होता है, और जापानीज इंसेफ्लाइटिस, फाइलेरिया को जापानीज इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं।
मेन इंक्यूबेशन पीरियड किस किस का होता है? तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंजा, जिससे नॉर्मल सर्दी जुकाम होती है, 1 से 3 दिन का होता है भैया इसका। एंथ्रेक्स का, चोलेरा का कितना होता है भैया? विसूचिका वाला 1 से 5 दिन होता है। डिप्थीरिया का कितना होता है? डिप्थीरिया रोहिणी को बोलते हैं ना, रोहिणी के 5 भेद होते हैं ना, तो 2 से 5 भेद तक की होती है। रोहिणी 5वें नंबर की त्वचा होती है। डिप्थीरिया जो होती है कितना, 2 से 5 दिन का होता है, ठीक है ना। फिर जो अपने को याद इंपोर्टेंट करने, वो यहाँ से करने थे, तो क्या किस किस का है अपना? टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो होता है 10 से 15 दिन तक होता है। क्या होता है भैया? 10 से 15 दिन का। अपन सब पे याद करते हैं भैया। पहले वीक में क्या होता है, उसमें ब्लड का कुछ दिक्कत होती है, दूसरे वीक में एग्लूटेशन होता है, तीसरे वीक में स्टूल में कोई दिक्कत आ जाती है, चौथे वीक में यूरिन में कुछ दिक्कत आ जाती है। ऐसे करके अपन टाइफाइड के बारे में पढ़ते रहते थे। 4 वीक में वो कहाँ कहाँ चला बासु करके अपन उसको याद करते थे। पहले वीक में ब्लड में दिक्कत करेगा, दूसरे वीक में एग्लूटेशन हो जाएगा, तीसरे वीक में स्टूल, चौथे वीक में यूरिन, ऐसे करके, है ना। तो जो टाइफाइड मेन कब से चालू होता है? दूसरे वीक से चालू होता है। तो 10 से 14 दिन जो होता है वो होता है। फिर प्लेग, डेंगू। डेंगू क्या होता है? ये भी 3 से 15 दिन इसका टाइफाइड में इंक्यूबेशन। टाइफाइड में टाइफाइड में टी आ रहा है ना, टी से 10 हो जाएगा और एफ से 14 हो जाएगा। ये ठीक, स्वाति पटेल की ट्रिक है। स्वाति ठीक है पटेल। टाइफाइड में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको ज्यादा लोड नहीं लेना है भाई इसमें। ये नहीं पूछेगा, इंक्यूबेशन पीरियड नहीं पूछेगा। मैंने ना एक साथ किसी को 1 हफ्ते वाली एक साथ कुछ याद कर रखी थी मैंने। परट्यूसिस, पोलियो, छोड़ो यार, इतना सब नहीं हाँ पूछेगा, वो बेचारा करी थी ना। बुढ़ापे में इतना कौन याद करे। चलो, टिटनस जो होता है वो 3 से 21 दिन के लिए होता है। मिजल्स जो होता है 8 से 12 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है ना। मलेरिया का याद कर ले, मलेरिया का 2 हफ्ते दवाई चलती है, ठीक है ना। तो 14 दिन के लिए। तो टाइफाइड मलेरिया बस याद रख लें, टाइफाइड 10 से 14 दिन, मलेरिया 14 दिन, ठीक है ना। फिर एक एक हफ्ते वाले कौन सा? पर्टूसिस, पोलियो जो होते हैं। पर्टूसिस और पोलियो जो होते हैं वो 7 से 14, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो पर्टिसिस पोलियो जो होते हैं ना, उनके अभियान चलाए जाते हैं दो, एक एक हफ्ते के, ठीक है ना। लास्ट के जो जनवरी 1 वीक होता है, दिसंबर जनवरी वाला, तो 1 दिसंबर के 6 7 दिन और जनवरी के फर्स्ट 7 दिन, ऐसे करके पोलियो पर्टूसिस के लिए अभियान सच में भी चलाया जाता है। तो उसके लिए 7 से 14 दिन ऐसे याद रखेंगे। तो पोलियो से पर्टूसिस जो होता है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक इनका इंट्यूबेशन होता है, किसका? पोलियो और पर्टूसिस का, ठीक है। चिकन पॉक्स और मम्स का 2 से 3 वीक तक होता है, ठीक है ना। तो चिकन जो होते हैं कब खाना चाहिए, ऐसे याद करते हैं। मम्मी चिकन कब बनाती है घर में? तो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में एक बार बनाती है ना। 2 से 3 हफ्तों में एक बार बनाती है, अपन तो 1 हफ्ते में एक बार बना लेते थे उस वक्त, ठीक है। इतना सब याद करना, बाकी ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना। चलो हटाओ इसको। ट्यूबरक्लोसिस का कितना होता है भैया? 4 से 8 वीक हो सकता है, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर। लेप्रोसिस का कुछ महीनों से कुछ सालों के बीच में हो सकता है। चलो डायरेक्ट स्टरलाइजेशन और काय पे आ जाओ, डिसइंफेक्शन पे आ जाओ। स्टरलाइजेशन जो होता है, रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एदर इन अ वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है ना, इसलिए स्टेराइल अपन ड्रेसिंग में जो होता है ना, स्टेराइल चीज होती है, डिसइंफेक्ट यूज नहीं करते। स्टेराइल में सबको मार देंगे अपन, माइक्रोऑर्गेनिज्म के खानदान, उसकी नस्ल तक को मार देंगे, स्पोर की स्टेट को भी मार देंगे। डिसइंफेक्ट में क्या होता है? केवल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, उनको स्पोर को मार नहीं पाते अपन, ठीक है ना। स्पोर को मार नहीं पाते, जैसे डेटोल लाइफ, इसलिए अपन कभी जिंदगी में हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं करते। फिर आता है एंटीसेप्टिक आता है, ये प्रिवेंशन ऑफ स्किन इन्फेक्शन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एंटीसेप्टिक क्या आता है? एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं अपन की इन्फेक्शन ना हो, कट पिट गया तो एंटीसेप्टिक क्रीम अपन लगा लेते हैं, ऐसे करके। फिर सैनिटेशन क्या होता है? सिनोनिम ऑफ डिसइंफेक्टेंट होता है। तुम तो दो चीज याद रखना, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्ट में फर्क क्या होता है। स्टरलाइजेशन में अपन उसकी नस्लें भी खत्म कर दे रहे हैं, स्पोर्ट्स भी खत्म कर रहे हैं, इसलिए हॉस्पिटल में हमेशा सर्जरी वार्ड जो होता है वहां पे हम स्टेराइल सारी चीज यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें स्पोर भी खत्म है। बाकी जो उधर डिसइंफेक्टेंट चीज यूज करते हैं, बेडशीट चादर के लिए डिसइंफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, ऐसे। चलो, विसंक्रमण या डिसइंफेक्ट उन पदार्थों को कहा जाता है जो रोग के सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, किंतु उनके बीजाणु स्पोर्स को नष्ट नहीं करते हैं, उन्हें डिसइंफेक्ट कहते हैं। इसमें गलत लिखा नहीं, हाँ सर ने सही करती है वो। बाकी स्टेरिलाइजेशन दोनों को नष्ट कर देता है। विसंक्रमण जो होता है 3 प्रकार से करते हैं अपन। सूर्य और वायु के प्रकाश में नॉर्मल करते हैं, फिर भौतिक बर्निंग से करते हैं, उबालने से करते हैं, बॉइलिंग, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बॉइल करके ही अपन करते हैं, स्टीम से करते हैं, रेडिएशन से कर सकते हैं, ठीक है ना। रासायनिक कारण में अपन ब्लीचिंग पाउडर फलाना टाइम का नहीं पूछता है कौन सा कैसा कारण। चलो आजा व्याधि क्षमता। ओज के संदर्भ में याद करना, व्याधि क्षमता का मतलब ये होता है ओज। आयुर्वेद में व्याधि क्षमता की तुलना ओज से की गई है। सप्त धातुओं को परंपरागत
या परम तेजांश जो होता है उसको ओज कहते हैं, वैसे आष्टांग हृदय बोलते हैं। ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांत नाम परम स्मरण, तो मैंने बोला था जिसमें तेजो धातु नाम श्लोक आ जाए वो किसका है, नए लोग चलते हैं ना तो अष्टांग हृदय का है। बाकी सप्त धातु सारम ऐसे करके जो आएगा वो सुश्रुत का था। ये लिखा है रसादि नाम शुक्रांत था, इसमें सारी रसादि धातु को से रस से लेकर शुक्र तक की जो सारी धातु है उसके जो अंत का तेज जो बनता है वो क्या होता है, ओज होता है। इसी को अपन ओज कहते हैं, उसी को अपन बल कहते हैं, ठीक है ना। तो ओजस्तु तेजो धातु नाम वाला वाग्भट का है, रसादि नाम शुक्रांतता वाला किसका है, सुश्रुत का है। चरक के अनुसार त्रिविध बल होते हैं भैया, कौन कौन से बल होते हैं, सहज कालज युक्ति कलज। संख्या याद रखनी, चरक सूत्र एक में अपना दे रखा है, क्या क्या होता है अपने को तीनों पता है। आधुनिक मतानुसार शरीर में अपने प्रतनक संगठनों फॉरेन प्रोटीन में प्रवेश करके निष्कासित नष्ट करने को इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी अपने को पता है क्या होती है ना। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, तो एक होती है इननेट, एक होती है एक्वायर्ड। फिर दो अलग डिवीजन होता है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्वायर्ड में एक्टिव एक्वायर्ड और पैसिव एक्वायर्ड होती है। एक्टिव में क्या क्या होती है भैया, नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल जैसे क्या, किसी भी रोग के इन्फेक्शन होने के बाद जो अपने वहां में इम्यूनिटी उत्पन्न होती है उसको अपन नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल एक्टिव कौन सी होती है, जिसमें अपन जीवित या मृत वैक्सीन के द्वारा टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं उसको अपन आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। फिर पैसिव कौन कौन सी होती है, जो अपने को अपरा और स्तन्य के द्वारा मिलती है उसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और जो क्या बोलते हैं वेनम्स होते हैं सारे, अपन क्या बोलते हैं उसको, जो सारे अपन एंटी वेनम और ये सब यूज करते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। पता है अपने को ये अपना शस्त्र का फर्स्ट पोर्शन, मतलब शुरू के 3 पॉइंट चालू हो गए। अब अपन आते हैं दूसरे। पिछले साल का पेपर देखेंगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा था कि जो पातंजलि योग सूत्र होती है उसको पहला पाद कौन सा होता है। सबको पता है अपने समाधि पाद जो होता है उसका पहला पाद होता है, लगा देते हो तो अपना काम बन जाता है। संस्कृत और योग पढ़ते हैं भैया, बहुत कुछ कुछ चीजें ही अपने को उसमें याद करनी है, ठीक है ना। योग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो संस्कृत के युज धातु से योग शब्द बनता है। योग का अर्थ क्या होता है, जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण, उसी को अपन क्या बोलते हैं, योग कहते हैं। योग की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है ना। योग से चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध होना ही योग कहलाता है। चित्त वृत्ति निरोध लिखेगा और ऑप्शन में निद्रा देगा पहले ऑप्शन में, कंफ्यूज नहीं होना। पातंजलि योग सूत्र क्या बोलता है कि चित्त की वृत्ति से निरोध होना ही क्या होता है, योग कहलाता है। भगवत गीता में क्या लिखा है, दुख संयोगम विभागम योग संगीतम, दुख के संयोग से दूर होना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। योग कर्मसु कौशलम, ये बस याद रखना भगवत गीता में लिखा है, बाकी फलाना टाइम का छोड़ दो क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चरक ने क्या लिखा है, योग मोक्ष प्रवर्तते, ऐसे करके चरक साहब ने लिखा है। फिर प्रचलित वर्तमान में प्रचलित जो होते हैं कौन कौन से योग होते हैं भैया, तो परमहंस योगानंद द्वारा एक क्रिया योग बड़ा फेमस है। परमहंस स्वामी अरविंद द्वारा पूर्ण योग होता है। ब्रह्म कुमारी संप्रदाय द्वारा राजयोग होता है। महेंद्र योगी द्वारा भावातीत होता है। महात्मा गांधी द्वारा अनासक्ति। तो अनासक्ति योग कौन से, टकलू गांधी। महात्मा गांधी बोलते किसी भी चीज में आसक्ति मत रखो, प्यार मोहब्बत लड़का बच्चा ये सब वो सब कुछ आसक्ति नहीं रखना भैया, जीवन अच्छे से, ठीक है ना। ये सब नहीं पूछता किस आचार्य ने कौन सा योग दिया है, ठीक है। अब आते हैं अपन नेस्ट की चिकित्सा का। नेस्ट की चिकित्सा का वर्णन चरक संहिता ने शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में नेस्ट की चिकित्सा का वर्णन किया है भैया, ठीक है ना। क्या होती है, बस उससे उपचार करना होती है, आगे देखेंगे अपन। चित्त की वृत्तियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुमसे पूछेगा चित्त की कितनी वृत्तियां होती है, पहले तो यही तो चित्त की वृत्तियां होती है 5। कौन कौन सी होती है भैया, अपने को याद है भैया, कौन कौन सी होती है, तो प्रमाण, प्रमाण तो एंड में पढ़ते हैं ना, कहाँ से चालू होता है, प्रमाण विपर्य अभ्यास निद्रा स्मृति। क्या लिख रखा है यार, याद क्यों नहीं आ रहा। एक लाइन में अपन याद करते हैं ना, विकल्प निद्रा स्मृति। चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं, पीएनएस वीवी ऐसे करके मैंने लिखा है, प्रमा विविनाश, हाँ प्रमा विविनाश लिखा तो है। चित्त की वृत्तियां क्या होती है, प्रमा विविनाश होती है, छोड़ो प्रमा विविनाश होती है तो प से आ जाएगा प्रमाण, वी विकल्प और विपर्य होता है, और नाश से निद्रा और स्मृति होता है, ठीक है ना। प्रमा विविनाश क्या होती है, चित्त की 5 वृत्तियां होती है। इन्हीं चित्त की वृत्तियों से अपने को निरोध प्राप्त करना है ना, कि अपने को किसी भी प्रकार की निद्रा ना हो, ज्यादा स्मृति ना आए, विकल्प न रहे, विपर्य ना हो, प्रमाण ना हो। तो प्रमा विनाश क्या होता है, अपनी 5 चित्त की वृत्तियां होती है, निकनाश हो। चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चित्त वृत्ति का निरोध, ये 5 चीजें, इनका निरोध कैसे करेंगे, अभ्यास और वैराग्य से करेंगे अपन, है ना। कि चित्त वृत्तियों के निरोध के जो कितने उपाय बताए हैं आचार्य चरक ने, तो 2 उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य, अपन देखते हैं चरक शारीर में, ठीक है ना, अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। चित्तवृत्ति के निरोध के उपाय कितने हैं, 2 हैं, अभ्यास और वैराग्य। चित्त की भूमिकाएं कितनी है भैया, तो चित्त की भूमिकाएं 5 होती है। क्षिप्त विक्षिप्त निमुए ऐसे करके अपन याद करते थे, क्षिप्त विक्षिप्त निमुए, नी से आ जाएगा अपना निरुद्ध, मुंह से आ जाएगा मूड, और ए से आ जाएगा एकाग्र। ये क्या होती है भैया, अपनी चित्त की 5 भूमिका होती है। फिर चित्त के
प्रसादन के उपाय, चित्त प्रसादन के उपाय क्या होते हैं? 4 होते हैं। मैत्री, कारुण्यम, मुदिता, उपेक्षा, है ना। यू मेक मैत्री या यू मेक मुदिता, ऐसे करके यार मैं यू मेक बस मत ऐसे नंबर करके याद किया कुछ था याद कर पहले लेना। एक बार। प्रसादन के उपाय क्या बस होते हैं? तो नंबर ही। चित्त, क्या नंबर याद करे थे पहले क्या बनने? हाँ सिर्फ नंबर याद करे थे 4। ठीक है, चित्त के जो होते देख ले। हैं देख। प्रसादन के उपाय 4 होते हैं। यू मेक में मैगी, मैंने ट्रिक लिख रखा है, मतलब याद कर रखे होंगे ना। यू मेक मैगी, तो यू से आ जाएगा अपना उपेक्षा, मेक से आ जाएगा मैत्री, क से आ जाएगा कारुण्यम, और मैगी से आ जाएगा मुदिता। ये 4 क्या होते हैं? चित्त प्रसादन के उपाय होते हैं। पंच क्लेश, ये तो याद किए थे, मुझे याद है। पंच क्लेश 5 होते हैं। विक्षेप, विक्षेप याद नहीं किए थे, सब विक्षेप। पंच क्लेश कौन कौन से होते हैं भैया? तो A3DR ऐसे करके मैंने याद किया था, या आधार होता है। पंच क्लेश जो होता है वो सारी लड़ाइयों को क्या होता है? आधार होता है। तो क्या होता है इससे? अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश और राग और द्वेष। ठीक है ना। ये 5 चीजें क्या होती है? पंच क्लेश में आती है। क्या होता है पंच क्लेश? हर लड़ाई का क्या होता है? कलेश जो होता है हर लड़ाई का आधार होता है, ऐसा अपन ने याद किया था। AADAR आधार करके अपन ने याद किया था। ए से अविद्या, अ से अस्मिता, डी से द्वेष, ए से अभिनिवेश और आर से राग। ठीक है ना। आधार ऐसे करके अपन ने याद किया था। 3ADR पहले याद करते थे, लेकिन आधार करके याद। पंच क्लेश, 5 क्लेश जो होते हैं, सारी की सारी लड़ाइयों क्या होते हैं? आधार होते हैं। ये अपन ने देख लिया भैया। चित्त की वृत्तियां कितनी होती है? 5। चित्त की वृत्तियों से निवृत्ति के उपाय कितने होते हैं? 2। चित्त के प्रसादन की विधियां कितनी होती है? 4। चित्त की भूमिका कितनी होती है? 5। क्लेश कितने प्रकार के होते हैं? 5। विक्षेप भी होते हैं 5, जो अपन ने नहीं याद किया। योग की सिद्धियां, अष्ट ऐश्वर्य दोनों सेम टू सेम होते हैं। कितने होते हैं योग की सिद्धियां? 8 होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं भैया? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्तिप्रकाम, इषित्तम, वशित्तम, च अष्ट सिद्ध। याद है अपने को चरक सूत्र, चरक शारीर 1 में से अपन पढ़ते थे ना। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति प्रकार में इशितम, वशितम, च अष्ट सिद्धि होती। संप्रात किसको बोलते हैं? तो वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, इन चारों से युक्ति चित्त वृत्ति के समाधान को संप्रसाद कहते हैं। नहीं याद रखना संप्रसाद, संप्रसाद। फिर अष्टांग योग को, हाँ ये तो पिछले साल का क्वेश्चन है कि बहिरंग योग और अंतरंग योग के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अपने को सब पता है। प्राणायाम को क्या होते हैं? सॉरी, प्राणायाम बोल रहा हूँ, प्रत्याहार को दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है ना। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको बहिर्योग कहते हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, इसको क्या कहते हैं? अंतरयोग कहते हैं। और इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? अपन प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है ना। तो अंतरंग और बहिरंग के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अब इन सबको डिटेल में भी अपन देखेंगे। तो यम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं भैया। कैसे? एबीएस सिस्टम। यम पे क्या करना अपने को? एबीएस लगाना, मतलब A3BS ऐसे करके अपन ने याद किया था। नियम, बैठने के नियम, तो सिट करके याद करते थे। S3IT ऐसे करके याद करते थे। तो A3BS में क्या आ जाएगा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और बी से आ जाएगा अपना ब्रह्मचर्य, और एस से आ जाएगा सत्य। फिर नियम के 5 कैसे याद करते थे अपन? सिट, बैठने के नियम करते थे। तो सोच करेंगे, संताप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर प्रणिधान और तप करेंगे। ठीक है ना। सत्य जो आता है, मैंने बोला था कंफ्यूज नहीं होना, 3 SS वाले होंगे ना। सत्य जो होता है वो क्या? यमराज के सामने सब सत्य बोलना पड़ता है। तो यम में क्या आता है? सत्य आता है। बाकी SS वाले सारे काम में आते हैं, नियम में आते हैं ना। निम्नलिखित में कौन सा यम में नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन सा नियम में नहीं आता है? ऐसा क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है, तो अपने को याद है। ठीक है ना। यम क्या है भैया? अपन एबीएस सिस्टम, बाइक का जो एबीएस सिस्टम से याद किया था A3BS, और नियम क्या याद किया था? SIT सेट याद किया था, उसमें S3 आ जाएंगे। जो यम अपन ने पढ़ा उसमें A3 से क्या क्या आ जाएंगे भैया अपना? तो अ से आ जाएगा अहिंसा, फिर दूसरे अ से आ जाएगा अस्तेय, और तीसरे अ से अपरिग्रह। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। फिर बी से ब्रह्मचर्य, एस से सत्य आ जाएगा। नियम में क्या आ जाएगा? सिट, बैठने के नियम अपन पढ़ते हैं। तो एस से क्या आ जाएगा अपना भैया? सोच आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, और स्वाध्याय आ जाएगा, ईश्वर प्रणिधान और तप आ जाएगा। ठीक है ना। हठ योग ने एक एक ही नियम बताए। क्रिया योग, क्रिया योग किस किस को होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिया योग जो होते हैं अपने विचारे बता के गए थे, वो अपने परमहंस परमहंस जी की स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और तप। ठीक है ना। सिट मतलब नॉर्मल सिट, S3 वाला नहीं। नॉर्मल जो सिट होता है वो क्या होता है भैया अपना? इस क्रिया योग होता है। तो स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप अपने को ऐसे याद हो गया था। क्रिया योग जो होते हैं, परमहंस योगानंद जी होते हैं, ये सब बोलते हैं कि ये
तीनों चीजें क्या होती है, क्रिया योग होती है। स्वाध्याय, खुद से अध्याय करो, ईश्वर का प्रणिधान करो, तपस्या करो, है ना। तो स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, ये तीनों क्या होते हैं, क्रिया योग होते हैं। इसको ऐसे याद मंत्रों किया था ना, सिद्धि प्राप्त, संतोष शॉर्ट्स करने चला गया। संतोष सोच करने चला गया तो वो हट गया नियम में से, हम्म, ठीक है। फिर अपन मंत्र की सिद्धि से प्राप्त करना, मंत्र से सिद्धि प्राप्त करना निम्न स्तरीय का माना जाता है। क्रिया योग वाला जो होता है अच्छा माना जाता है। फिर तीन चीज होती है, लय योग, हठ योग, राजयोग। लय योग में 9 चक्रों में लीन होकर सिद्धि प्राप्त करते हैं लयबद्ध तरीके से। हठ योग में राजयोग का पूर्व अभ्यास, इतना बस याद रखना, हठ योग क्या होता है, राजयोग का पूर्व अभ्यास होता है, प्राण निरोध का साधन होता है, शरीर शोष्ठक हेतु उपयोगी होता है। राजयोग रेतस और रज का संयोग होता है। सर्वोत्तम योग कौन सा होता है, राजयोग होता है, मनोविजय हेतु उपयोगी होता है। हठ योग राजयोग का पूर्वाभ्यास माना जाता है, पता है अपने को। फिर ये अपने योग योग वाला पूरा खत्म हो गया। फिर अपन क्या देखते हैं भैया, आसन वाले पे आ जाते हैं। तो आसन, स्थिर सुखम आसनम, जिस जो अपनी बॉडी को किसी एक स्पेशल पोस्चर में स्थिर रखना, उसी को अपन आसन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन पद्मासन, फलानासन, ढिमकासन करते हैं ना, तो किसी एक स्थिति में स्थिर करो सुखपूर्वक तरीके से, उसी को आसन करते हैं। कितने आसनों की संख्या बताइए, तो हठ योग प्रतिपिका देखते हैं। हठ योग प्रतिपिका ने योग की संख्या नहीं बताई, आसन केवल एक बताया, ठीक है ना। फिर अपना क्या आ जाता है, ध्यान बिंदु उपनिषद, ये योग की संख्या 6 बताई है इन्होंने। और क्या बोलते हैं, आसनों की संख्या इन्होंने कितना, असंख्य या एक ऐसा करके बताई। पातंजलि योग सूत्र, अच्छा आसन के स्थान है, संख्या तो इसकी ना, वही तो बोलो 84 तो बताया ना। हठ योग प्रतिक्रिया ने कितने आसन बताए, 84 आसन बताए, यही याद रखना अपने को, ठीक है। और ये घेरंड संहिता ने कितने बताए, 32 प्रकार के आसन बताए, ठीक है ना। तो घेरंड संहिता ने 32 आसन बताए हैं, और क्या बोलते हैं, हठ योग प्रतिका ने 84 बताए, ठीक है ना। पातंजलि योग सूत्र के योग बस याद रखना है, इन्होंने 8 प्रकार के योग बताए हैं। आसन के स्थान 3 बताए, कौन बताए नहीं याद रखना है, ठीक है ना। तो हठ योग प्रतिपिका इन्होंने सिर्फ आसन का एक स्थान बताया है। कितने आसन बनाए, 84 आसन बताए हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद, इन्होंने आसनों की संख्या आसन के बताई, आसन का स्थान एक बताया है। ध्यान बिंदु उपनिषद ने 6 प्रकार के योग बताए। पातंजलि योग सूत्र का योग इंपोर्टेंट है, इन्होंने 8 प्रकार के योग सूत्र बताए और 3 प्रकार के आसन के स्थान बताए, ठीक है। पातंजलि योग सूत्र ने आसन को 3 स्थान पर, जबकि हठ योग, 3 नहीं यार, तीसरे स्थान पे, बल्कि हठ योग प्रदीपिका ने आसन को प्रथम स्थान पे रखा है। मतलब आसन का स्थान कौन से नंबर पे आता है इनके योग वाले में, तो हठ योग प्रतिका बोलते हैं सबसे बेस्ट क्या होता है, आसन ही होता है। पातंजलि योग सूत्र नहीं, सबसे बेस्ट योग होता है, योग के बाद दूसरे तीसरे नंबर पे क्या आता है, आसन आता है। योग अभ्यासी व्यक्ति हेतु मित आहार, विशेष रूप से दूध और दूध के बने पदार्थ श्रेष्ठ होते हैं, पूछ सकता है भैया। मगर घेरंड संहिता ने दूध और दूध से विकारों को योग अभ्यासी हेतु निषिद्ध माना। योग अभ्यास के प्रारंभ करने के 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तद अंतर ऋतुगामी होने का निर्देश दिया गया है। महिलाओं को गर्भावस्था एवं ऋतुकाल में कठोर आसनों का निषेध बताया गया है, कोई भी बना लेगा भैया ना। गोरक्षासन और सिंहासन भद्रासन के ही अन्य नाम है। श्रेष्ठ आसन कौन सा होता है, सिद्धासन होता है, वो इसलिए सिद्ध पुरुष होते हैं, वही श्रेष्ठ आसन होता है भैया। फिर भद्रासन में पूरक कुंभक रेचक का अनुपात क्या होता है भैया, एंड उधर देखेंगे भैया ना, इतना वो नहीं याद ना। भद्रासन जो होता है उसमें पूरक कुंभक रेचक 2 4 6 होता है, और पवन मुक्तासन में पूरक रेचक और एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है, शून्यक, और फिर आता है पूरक, पूरक रेचक शून्यक पूरक, पूरक रेचक, छोड़ो ये सब नहीं पूछना है। हाँ, भोजन के उपरांत किया जाने वाला एकमात्र आसन कौन सा होता है, वज्रासन होता है, ठीक है ना। फिर उच्च रक्त में शीर्षासन निषेध होता है। ब्लड प्रेशर में जो होता है कौन सा आसन निषेध होता है, अपने से सब पूछेगा तो ऑब्वियसली उसको बेचारे को ब्लड प्रेशर है पहले से, उसको शीर्षासन निषेध करते हैं। तो ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में कौन सा आसन निषेध होता है, शीर्षासन निषेध होता है। हठ योग प्रदीपिका ने धनुरासन में हाथ से पाद नहीं पूछेगा भैया। घेरंड संहिता में हाथ से पैर टकने पड़ते। ध्यान बिंदु उपनिषद में आसनों की संख्या असंख्य बताई गई है, ठीक है ना। तो आसनों का स्थान इन्होंने पहला माना है, लेकिन आसनों की संख्या आसन की किसने बताई है, ध्यान बिंदु उपनिषद ने। आसनों की संख्या 84 किसने बताई है, हठ योग प्रदीपिका ने। आसनों की संख्या 32 किसने बताई है, घेरंड संहिता, ठीक है। आसन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक ध्यानात्मक आसन होता है जिसमें सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, मुक्तासन होता है। फिर एक विश्रांतिकर आसन होता है जो शवासन, बाकी सारे के सारे बॉडी बनाने के लिए आते हैं, संवर्धनासन आसन जो अपन पढ़ते रहते हैं। देखो यहाँ से अपना प्रश्न नहीं आता, आसन पासन से ज्यादा नहीं, यहाँ से अपना आएगा प्राणायाम, क्या प्राणायाम वाले से अपना प्रश्न आएगा,
और उससे प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, किसके कितने भेद होते हैं, किसके अंदर क्या होते हैं, षटकर्म, इनसे अपना क्वेश्चन आएगा ना। यही अपने को अच्छे से पढ़ना है। आसन से कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं आएगा ना, वो योग वाला अलग पैथी बना दी अपन ने, नेचुरोपैथी वाली, योग वाली, तो उससे अपने से आयुर्वेद वाला क्वेश्चन पूछेगा कि इस योग में ये होता है वो होता है। कितना बज गया यार, 12:44। चल देखते हैं अपन तो प्राणायाम। अब देखो फिर से अपन स्लो स्लो और अच्छे से पढ़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से अपने पेपर में आएगा भैया ना। पिछली बार आया था कि अभ्यंतर और बाह्य योग को जोड़ने की कड़ी कौन सी होती है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा ना, ज्यादा डीप नहीं पूछेगा। एक पूछा था कि नौली धोती जो षटकर्म होता है उसमें क्या नहीं आता है, इतने ही दो इजी इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे, फिर से वैसे ही पूछेगा। तो तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदम प्राणायाम, सबको पता प्राणायाम क्या होता है, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद होना ही प्राणायाम कहलाता है। श्रेष्ठ प्राणायाम कौन सा होता है, तो कुंभक होता है। श्रेष्ठ आसन सिद्धासन, शेष प्राणायासन कुंभक होता है। प्राणायाम हेतु आसन सिद्धासन में अपन बैठते हैं, ठीक है। प्राणायाम हेतु आवश्यक बंद सबको पता, प्राणायाम में कौन सा बंद, जालंधर बंद लगाते हैं। प्राणायाम में कौन सा बंद लगाते हैं, जालंधर। अभी समाधि हमारी आगे भी आएगा, प्रत्याहार में कौन सा बंद लगाते हैं। समाधि प्राणायाम के लिए बेस्ट बंद कौन सा होता है, जालंधर बंद होता है। प्राणायाम के 3 बोध होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, सबको पता है। सांस अंदर भरना, सांस रोक के रखना और सांस छोड़ना, ठीक है ना। तो प्राणायाम में कुंभक, पूरक, रेचक का अनुपात कितना होता है भैया, तो 1:4:2 होता है। क्या बोलते हैं, 1:4:2 अनुपात होता है। इसी को अगर अवर में लेना है अपने को, अवर में लेना है तो इसको 8 से डिवाइड कर दो। इसी को अपने को मध्यम में लेना है तो 16 से डिवाइड कर लो। इसी को अपन को उत्तम में लेना है तो इसको अपन 32 से डिवाइड कर दो। ऐसा होता है ना, अपने को बस ये याद रखना है। 1:4:2 अवर हुआ तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8, 32, 16 हो जाएगा। मध्यम में करना है तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो 16, 16 चौक 64 और फिर 2 से 32 आ जाएगा। फिर 32 से डिवाइड कर देंगे तो 32 को 32, 32 चौक 128 और 32 दूना 64, ठीक है ना। ये सब याद नहीं रखना, बस अपने को क्या याद रखना है कि प्राणायाम में किस किस का कुंभक, रेचक, पूरक का अनुपात क्या है। क्रम से भी देखना है कि सबसे पहले पूरक है, फिर कुंभक है, फिर रेचक। पहले सांस भरते हैं, फिर सांस को होल्ड करके रखते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं, है ना। तो लाइन से सबसे पहले सांस भरा, पूरक, फिर कुंभक रोक के रखा और रेचक। 1:4:2, 1:4:2 ये क्या होता है, प्राणायाम में अनुपात होता है उसको रोकने का। अवर, मध्यम, उत्तम मैंने बता दिया भैया अपने को 8, 16, 32 से डिवाइड कर देना। ध्यान बिंदु उपनिषद ने पूरक, कुंभक, रेचक को क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है। ओब्वियसली भैया नाम में ये पूरक, रेचक को जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश लाइन से अपने को याद है तो क्रम में रख देना, पूरक, कुंभक, रेचक, ब्रह्मा विष्णु महेश। अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम का नाम ही मलशोधक प्राणायाम होता है। तो मलशोधक प्राणायाम कौन क्या करता है, तो मलशोधक प्राणायाम अग्नि का प्रदीप्त करता है, ऐसा पूछेगा। कुंभक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, अपने को पता है भैया। कुंभक के संख्या ही पूछ लेगा, कुंभक के भेद क्या होते हैं, 8 होते हैं। फेवरेट क्वेश्चन होगा उसमें से कि पित्त प्रकृति वाले में कौन सा कुंभक निषेध होता है और शीत प्रकृति वाले में, वात प्रकृति वाले में कौन सा कुंभक निषेध होता है, अपने को पता है भैया शुरू से। देखते हैं अपना क्या होता है। सबसे पहले उज्जाई होता है, तीव्र उच्चारण करते हुए प्राणायाम करते हैं, उज्जाई उसको बोलते हैं। सूर्य वेदन होता है भैया, दक्षिणी नासा से अपन करते हैं। ये शीतली होता है, बहुत ज्यादा ठंडा करता है ना, इसी शीतली को वात प्रकृति वाले में क्या होता है, निषेध होता है, ठीक है ना। सूर्य वेदन वाला और उज्जाई वाले दोनों पित्त प्रकृति वाले में निषेध होते हैं। फिर एक भस्त्रिका होता है भैया, है ना, नाक से जैसे भस्त्रिका की छलनी होती है वैसे आवाज अपन निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या होते हैं, उज्जाई, सूर्यवेदन, शीतली, भस्त्रिका, इन चारों को सहित प्राणायाम, मतलब इनमें तीनों चीज यूज होती है, इसलिए इसको सहित प्राणायाम बोलते हैं। और क्या होते हैं भैया, शीतकारी होते हैं जिसमें ठंडी ठंडी हवा निकालते हैं अपन, इस ये भी शीत वात प्रकृति में निषेध होता है। भ्रामरी होता है, मूर्छा होता है और प्लावनी होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा कुंभक का भेद नहीं होता, ऐसा पूछ सकता है। अपने को 8 के 8 बहुत डिटेल में याद थे जब अपन थर्ड ईयर पढ़ा करते थे। उज्जयी, सूर्य भेदनी, शीतली, भस्त्रिका, शीतकारी, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ठीक है ना। संख्या से काम चल जाएगा भैया अपना, कितना होता है, किसमें कितने पाद होते हैं, वेरी वेरी। राजयोग के जो 4 पाद होते हैं ना, अपना एआईपीजे 2023 में पूछा था कि साधन पाद में कितने वो होते हैं, सॉरी समाधि पाद में कितने होते हैं। पिछले साल एमपीपीएससी में पूछा था कि इन चारों पाद में टॉप पहले नंबर पे कौन सा आता है, समाधि पाद आता है, पता है अपने को, ठीक है ना। तो समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। पिछली बार आ गया कि कौन सा पहला आता है, अब इस अंदर कितने, किस पाद में कितने वो होते हैं वो पूछेगा अपने से। सबको पता है भैया, समाधि जो होती है 51 वर्ष की उम्र में लेते हैं, या 51 आएगा। साधन कितने होते हैं, 5 5, 55 आता है। विभूति कितनी होती है, ये भी 55 आता है। और केवल लिपात सबसे कम आते हैं, वो कितने आते हैं, 34 आते हैं। ऐसे करके अपने को याद रखना था, ठीक है ना। समाधि जो होती है ऐसा ना, किसी भी की समाधि पे बन जाते हैं ना, मान लो किसी भगवान की समाधि पे गए, मजार वजार पे गए, तो हमेशा जो अपन दान चंदा कर चढ़ाते हैं वो या तो 11 रुपए रखते हैं, 21 रुपए रखते हैं, 101 रुपए रखते हैं, 51 रखते हैं, है ना। समाधि पे कितने रुपए चढ़ाते हैं अपन, 51 रुपए चढ़ाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो साध्वी जो होती है,
ऐसे ट्रिक लिख लेना, साध्वी, सा से साधनपाद और वी से विभूतिपाद। साध्वी जो होती कितने साल की, साध्वी प्रज्ञा 55 साल की या 55 साध्वी ऐसा होता है। बाकी जो केवल्य वाला तो सबसे कम होता है, कितने होता है, 34 होता है। ठीक है, तो समाधि जो होती है उसको अपन 51 रुपए चढ़ाते हैं, 51 उसके पाद होते हैं, साधन विभूति पाद दोनों 55-55 होते हैं, और केवल्य पाद कितने होते हैं, 34 से। क्रम भी याद रखना है, सबसे पहले कौन आता है, समाधि पाद आता है। चलो फिर अपन क्या देखते हैं, ये वाले, हाँ ये लिखा तो यहीं इस पेपर में आएगा भैया। किस किस में कौन कौन सा निषिद्ध होता है, तो दुर्बल व्यक्ति को क्या निषिद्ध किया गया है, भस्त्री का कुंभक नहीं करना है, ठीक है ना। ऑब्वियसली भैया भस्त्री का नाम इतना खतरनाक है, उस दुर्बल व्यक्ति को करेंगे मर जाएगा बेचारा। शीतकाल में कौन कौन सा निषेध होता है, तो नाम में ही है, शीतकारी शीतली कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा अपने से वात प्रकृति में क्या क्या निषेध होता है। ग्रीष्म काल में जो ऊपर वाले दो सबसे गर्म होते हैं, उज्जयी और सूर्यवेदन, मैंने बता दिया था, पित्त प्रकृति, रक्त पित्त के रोगी और ग्रीष्म काल, इन तीनों में उज्जयी और सूर्यवेदन क्या होते हैं, निषेध होते हैं। वात प्रकृति हेतु श्रेष्ठ, वात प्रकृति के लिए एसएसपी श्रेष्ठ होता है भैया, शीतकारी करो, शीतली करो, प्लावनी करो, ये तीनों क्या करना है, करना है। वात प्रकृति वाले में क्या है, श्रेष्ठ है। शीतली ठंडा करने वाला, शीतकारी और प्लावनी, एसएसपी, ये क्या होते हैं, वात प्रकृति हेतु श्रेष्ठ होते हैं, वात प्रकृति वाले लोगों को करना चाहिए, शीतकारी, शीतली और प्लावनी, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा, पित्त प्रकृति में कौन सा निषेध होता है, उज्जयी और सूर्य, ठीक है ना। शीतकाल में कौन से निषेध होते हैं, शीतकारी और शीतली, नाम में ही शीत शीत कभी नहीं पूछेगा। वात प्रकृति तो श्रेष्ठ पूछा है भैया, उल्टा बता रहा था शायद में। वात प्रकृति में शीतकारी, शीतली, प्लावनी, ये क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, एसएसपी। चलो ये हो गया अपना क्या, प्राणायाम अपन ने पहला देख लिया, कुछ कुछ इंपोर्टेंट बिंदु इससे अपन ने देख लिए। ये वाला रट लेना भैया ना, नहीं याद हो तो इसको कहीं पे अपने सामने पर्ची चिपका लेना। 99% चांस से इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है। अब देखो एपीजीटी 23 में आया, 24 में आया, एमपीपीएससी 22 में आया, और इसमें भी आएगा ही आएगा। प्रत्याहार देखते हैं, फेवरेट क्वेश्चन था अपना, आ गया पिछले साल भैया। इंद्रियों को अपने विषयों से पृथक करने, चित्त को केंद्रित करने का अभ्यास ही प्रत्याहार कहलाता है भैया, ठीक है ना। डेफिनेशन में नहीं जाना ना, एक जैसी डेफिनेशन लगती है सबकी, है ना। इंद्रियों को अपने विषयों से क्या करना, अलग करना, और मन को किसी एक जगह पे क्या करना, केंद्रित करना, इसको अपन कहते हैं प्रत्याहार, ठीक है ना। तो इंद्रियों से पृथक करने को प्रत्याहार, बस इतना पहली लाइन याद रखो, इंद्रियों को सविषय संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार, है ना, मतलब चित्त को अलग करना इंद्रियों से, ऐसे करके क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। श्लोक अपने से पूछेगा ना कि स विषय संप्रयोगे चित्तम स्वरूप अनुकारम इंद्रियाणाम डेस 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 डेस, तो इसके लिए कहा गया है, प्रत्याहार के लिए कहा गया है ना। तो चित्त के अनुरूप आहार करना चाहिए, ऐसी मैंने ट्रिक बनाई थी, है ना। चित्त स्वरूप अनुकारम, चित्त के अनुरूप क्या लेना है अपने को, आहार लेना चाहिए, तो ये अपना श्लोक या कोड अपने से बन जाएगा। प्रत्याहार को अंतरंग और बहिरंग योग के बीच की कड़ी माना जाता है। प्रत्याहार के भेद पूछ लेगा तो प्रत्याहार के कितने भेद होते हैं, 5। प्राणायाम के कितने भेद होते हैं, 3। प्राणायाम में भी 3, पूरक, रेचक, कुंभक। अंदर वाले कुंभक के कितने भेद होते हैं, 8। अब प्रत्याहार के कितने होते हैं, 5 भेद, कौन से होते हैं नहीं याद रखना है इसको। धारणा पे आ जाते, धारणा देह बंदी चित्त से धारणा, ओरे बाप रे बाप, तो किसी भी देश की क्या होती है, धारणा होती है। अवधारणा या धारणा किसकी होती है, देश की। तो श्लोक कैसे याद रखा, देश की क्या होती है, धारणा होती है ना। या देश ही सबको क्या करता है, धारण करता है, देश ही धारण करता है, या देश की धारणा होती है, अपन को याद हो गया भैया। देह बंदी चित्तम धारणम, शरीर के बाहर या भीतर किसी एक स्थान पे चित्त को लगाना, ये क्या कहते हैं अपन, धारणा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये धारणा क्या होती है, देह धारणा में से याद रखना, तो देश शरीर आ गया इसमें ना, प्रत्याहार में कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें अपने को धारणा में केवल शरीर के बाहर या भीतर किसी एक स्थान पे, या तो अपनी नाक पे लगा लो या अंदर वाले लीवर पे लगा लो, उसको अपन धारणा कहते हैं। धारणा के भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ध्यान, तत् प्रत्यय एकनम ध्यानम, चित्त को किसी एक स्थान पर लगाने की वृत्ति को लगातार क्या ध्यान कहते हैं। ध्यान में प्रत्यय एक एक बस कोड अपने को याद रखना है। आहार में चित्त के अनुरूप आहार लेना चाहिए, ध्यान में देश देश, सॉरी धारणा में देश की धारणा करते हैं, और ध्यान में प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय एकता रूपा, या ध्यान एक जगह लगाते हैं, एकता, एकतानता ऐसा आता है ना। या तो प्रत्यय से याद रखना, प्रत्यय वाला कौन श्लोक किसका है, ध्यान का। फिर आता है अपन क्या, समाधि। जब चित्त ध्येय आकार होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, उस स्थिति को समाधि कहते हैं, ठीक है ना। तदेव अर्थम निराभासम स्वरूप शून्यम, तो समाधि में क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं, ऐसे अपने याद रखना। शून्य वाला श्लोक किसका है, समाधि का, है ना। समाधि में शून्य हो रहे हैं, ध्यान में प्रत्यय हो रहे हैं, धारणा में देश की कर रहे हैं, प्रत्याहार में चित्त के अनुरूप आहार ले रहे हैं, ठीक है ना। बाकी प्राणायाम का तो बनी जाता है, अलग सा श्लोक है, उसका श्वास प्रश्वास की गति आ जाती है उसमें, ठीक है ना। तो कंफ्यूजिंग वाले जो होते हैं अपना प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, छोटे छोटे श्लोक उनके और एक जैसे लगते हैं भैया, किसमें चित्त कहाँ लगा रहे हैं, किसमें। हिंदी बड़ा कंफ्यूज हो जाती है, हिंदी से तो अपने प्रश्न देगा नहीं, अपने संस्कृत से देगा, तो संस्कृत अपने को याद होगी। चित्त के अनुरूप क्या हो रहा है, प्रत्याहार लेते हैं, धारणा देश की करते हैं, देश बंदिश चित्त धारणा,
ध्यान प्रत्यय में लगाते हैं भैया और समाधि में शून्य हो जाते हैं ना, समाधि में निराभास शून्य हो जाते हैं। ठीक है, फिर निर्बीज समाधि को प्राप्त, निर्बीज समाधि प्राप्ति के उपाय वही जो अपन ने देखे थे ना क्रिया योग, उसी को निर्बीज समाधि प्राप्त करने के उपाय बोला गया है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करके, है ना, संतोष सोच करने गया है। इसके अलावा जो बच जाते हैं तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन्हीं को निर्बीज समाधि प्राप्ति के उपाय लिखे हैं। वहां पे भी छोटा सा लाइन में लिख रहा है। समाधि के भेद 2 होते हैं भैया ना, तो धारणा ध्यान के भेद 5-5, सॉरी प्रत्याहार के भेद 5 होते हैं, धारणा के भेद 5 होते हैं, समाधि के 2 भेद बस होते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या, इन्हीं को क्रिया योग कहा, ये लिख दिया था मैंने। संयम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को मिला के संयम कहते हैं। तो लास्ट वाले 3 जो होते हैं ना, धारणा ध्यान समाधि, एक लाइन में, एक राइम में जिसको अपन पढ़ते हैं, एक राइम में अपन क्या यम नियम पढ़ते हैं, यम नियम आसन पढ़ते हैं। ठीक है, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम प्रत्याहार को एक साथ पढ़ते हैं, धारणा ध्यान समाधि को एक साथ पढ़ते हैं। यम नियम आसन एक साथ, प्राणाहार प्रत्याहार एक साथ, और जो नीचे वाले 3 आ जाते हैं अंतर वाले, कौन से, धारणा ध्यान समाधि अंतर योग वाले, वो जो होते हैं अपने क्या संयम कहलाते हैं। इसी को त्रिसंयम भी कहते हैं, अंतरंग वाले जो होते हैं ना, धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, ये होगा अपना क्या मेन इंपोर्टेंट जो योग, पातंजलि के जो 8 योग जो अपन ने पढ़े थे, अष्ट योग के भाग पढ़े थे, वो सारे अपन ने पढ़ लिए। ठीक है ना, कौन कौन से पढ़ लिए अपन ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है ना, कौन सी 20 की कड़ी जोड़ने वाली होती है, प्रत्याहार 20 की जोड़ने वाली कड़ी होती है, उसके सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहिरंग होते हैं, और धारणा ध्यान समाधि क्या होते हैं, अंतरंग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, गला सूख गया है। फिर अपन षटकर्म पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। चलो षटकर्म, किस किसने किसका वर्णन किया है, मैंने लिख रखा है इधर, क्यों लिख रखा पता नहीं, याद हो ही जाता है। षट क्रियाकाल का वर्णन, सुश्रुत ने षड्विद उपक्रम, चरक ने षड्विद परीक्षा, सुश्रुत ने द्विविद उपक्रम, वाग्भट ने षटकर्म जो है वो वाले हैं। देखो पिछले साल बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, पता है, निम्नलिखित में षटकर्म में कौन नहीं आता, नोली धोती नेति ये ऑप्शन में थे, और एक था सूर्य दर्शन। ऑब्वियसली भाई अंधा भी है ना, फ्रीलांसर क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे बन जाएंगे ऐसे करके। तो अपने को पता है भैया नोली धोती वस्ती नेति कपालभाति, और ये फ्रीलांसर नहीं है ना, क्योंकि पीएससी तो 8-8 साल पहले शशांक बोस जैसे वो लोग भी देंगे, उनसे थोड़ी बनेगा कि नोली धोती वस्ती के अलावा कौन सा होता है। वो तो इसमें सूर्य भेदन लिख दोगे तो सूर्य भेदन को भी मान लेंगे। षटकर्म क्या होता है भैया, नोली धोती वस्ती नेति कपालभाति त्राटक, ये होता है भैया। इन षटकर्मों में प्रधान कौन सा है, सबको पता है, नोली प्रधान होता है। षटकर्मों में प्रधान कर्म कौन सा होता है, नोली। नोली पहले नंबर पे अपन रखते हैं, इसीलिए नोली क्या होता है, प्रधान होता है। नोली के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, यूयूएसएस करके अपन पढ़ते थे। नोली श्रेष्ठ होती है, उदर की पेशियों का ऐच्छिक संकोचन करना नोली का रहता है। नोली का अभ्यास उड्डयन बंद की अवस्था में होते हैं, जैसे प्राणायाम में अपन जालंधर बंद लगा देते हैं, वैसे नोली में क्या लगाते हैं, सॉरी उड्डयन बंद लगाते हैं। और एस एस ये क्या होता है, सर्व रोग हर या सर्व रोग विनहंती इसके लिए कहा जाता है। ठीक है, तो नोली श्रेष्ठ होता है, नोली का मतलब क्या, उदर की पेशियों का ऐच्छिक संकोच करा रहे अपन बार बार। इसका अभ्यास उड्डयन बांध में, यूएसएस करके याद रखना, नोली जो होती है श्रेष्ठ होती है, यूएसएस करके अपन याद करते हैं। यू से उदर की पेशियों का संकोचन, फिर दूसरे यू से उड्डयन बंद, और एस से क्या आ जाएगा, सर्वांग रोगहर्य होता है। फिर धोती पढ़ते हैं अपन, ये भी क्वेश्चन आया था भैया, हृदय धोती से रिलेटेड आया था ना, दंड धोती जो उसको अपन बोलते हैं ऐसा करके। तो धोती जो होती है क्या होती है भैया, वस्त्र भक्षण या कोष्ण से आमाशय का प्रक्षालन करना क्या रहता है, धोती तो है ना, अपने को सबको पता है, कपड़ा ऐसे पेट में डाल लेते हैं और उस आमाशय का वो कर रहे थे ना, कोष्ण जलीय आमाशय का प्रक्षालन करना धोती कहलाता है। धोती के 2 भेद होते हैं, एक होती है वस्त्र धोती, एक होती है दंड धोती। फिर पंच धोती भी कहा गया है। पंच धोती में क्या क्या धोते हैं, कर्णरंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती, जीवा शोधन, दंत धोती या नासिका धोती। ठीक है ना, ये पूछा गया था क्वेश्चन है ना, उस वाली 15 वाली है उसमें कहीं पे, कि जो हृदय धोती, हृदय धोती तो है ही नहीं ना ऑप्शन में, बढ़िया, हृदय धोती किससे रिलेटेड है, तो वस्त्र, दंड धोती उसका आंसर था ना, डंडे से करते होंगे कुछ, चलो छोड़। आमाशय धोती याद रखना वस्त्र से करते हैं, और दंड धोती से शायद हृदय की धोती करते होंगे, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपन वस्ती पे। गज गज करनी क्रिया ही धोती में समाहित, गज करनी क्रिया किसमें समाहित होती है, धोती में समाहित होती है भैया, याद रख लेना, हाथी को किसका धोते हैं।
हाथी को नहलाना बड़ा काम होता है ना। बस्ती दो प्रकार की होती है भैया, एक होती है पवन बस्ती, एक होती है जल बस्ती। नेति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नासा एवं ऊर्ध्व श्वास पथ की शोधन की विधि होती है। कोविड में बड़ा कर रहे थे भाई लोग इसको। नेति के दो भेद होते हैं, अपन देते हैं ना, एक उसमें एक लोटे में पानी लेते हैं तांबे के पात्र में, एक नाक को बंद करते हैं, दूसरे नाक से डालते हैं, और क्या बोलते हैं, मुंह से निकालते हैं, उसको अपन जल नेति बोलते हैं। वैसे ही नाक में एक कपड़ा डालो, उसको मुंह से निकाल लो, खींच के रगड़ के साफ कर दो, उसको सूत्र नेति कहते हैं। ठीक है, तो क्या नोली पढ़ लिया, धोती पढ़ लिया, बस्ती पढ़ लिया, नेति पढ़ लिया। आप देखते हैं अपन क्या, कपालभाति। लोहार की भांति के समान तेज गति से रेचक और पूरक करना, ये क्या कहलाता है अपना, कपालभाति कहलाता है। ठीक है ना, तो लोहार की भांति तेज गति से रेचक और पूरक करना, ये कपालभाति कहलाता है। कपालभाति किसका प्रकार होता है, तो षटकर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। त्राटक, त्राटक में क्या होता है, किसी भी एक टकटकी लगा के देखना, किसी भी एकाग्रचित होकर निश्चल को सूक्ष्म लग तो एक ना अश्रुपात होना हो जाए, उसको त्राटक कहते हैं। त्राटक तीन प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर त्राटक, बाह्य त्राटक, मध्य त्राटक। शरीर के अंदर हृदय वदय में लगा रहे तो आभ्यंतर, बाह्य में सूर्य चंद्रमा को लगा रहे तो बाह्य, मध्य में नासिकाग्र के समीप लगा रहे तो मध्य त्राटक। त्राटक का उत्तम काल रात के 2 बजे से लेके सुबह के 5 बजे के बीच होता है। ठीक है, ये अपना षटकर्म भी हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा ना, ज्यादा परेशान जी इसके लिए नहीं होना। फिर अपन थोड़ा सा षट चक्र देख लेते हैं भैया। षट चक्र क्या होते हैं भैया, सबको पता है भैया। मूलाधार, सब स्थान याद रखना, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। नीचे से अपन चालू करते हैं भैया, कहाँ पे, गुदा और मेटर के बीच में जो होता है अपना मूलाधार चक्र होता है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पेड़ू के ऊपर जो होता है ना, मतलब अपने शिश्न मूल से ऊपर जो होता है स्वादिष्टान चक्र होता है। फिर मणिपुर चक्र सबको पता है, नाभि में होता है मणिपुर। अनाहत चक्र हृदय में होता है, विशुद्ध चक्र कंठ में होता है, आज्ञा चक्र भूमध्य में होता है। पहले अपन इसको, भूमध्य मतलब भ्रुओं के मध्य, भ्रू लिखा, भ्रू कर लेना इसको, भ्रू मध्य के बीच में होता है। पहले अपन इसको ट्रिक से याद करते, फिर अपने को याद हो गया था। मूल कहाँ का है सब में, गुदा को मूलामय, मूल आमय नाम ऐसे करके गुदरव आर्ष के लिए कहा गया है ना। तो मूल जो होता है कहाँ पे होता है, गुदा में होता है भैया। गुदा और मेटर के बीच में मूलाधार होता है। स्वादिष्टान चक्र शिश्न मूल के थोड़ा सा ऊपर, मतलब पेड़ू के भाग में होता है। मणिपुर चक्र नाभि में होता है। अनाहत चक्र हृदय में होता है। विशुद्ध चक्र कंठ में होता है। आज्ञा चक्र भूमध्य में होता है। ठीक है ना, तत्व इनके नहीं याद रखना है। दल पूछते थे पहले अपने से, तो 4 6 10 12 16 2 ऐसे करके अपन याद रखते थे। 4, फिर 6, फिर 10, फिर 12 और फिर 16। ठीक है ना, या तो बीच में 10 रख लेना, फिर 4 6 10 12 16। ठीक, छोड़ो, नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा अपने से, कौन कौन सा चक्र कहाँ पे। आज्ञा चक्र के ऊपर मानस चक्र, मानस चक्र के ऊपर सोम चक्र, और सोम चक्र के ऊपर सहस्त्रधार चक्र होता है, ऐसा कोई आचार्य बोलता है, नहीं याद रखना है। ईड़ा पिंगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईड़ा जो होता है वो क्या होती है, चंद्र नाड़ी होती है, वामनासर अंदर संबंधित होती है। पिंगला जो होती है वो क्या होती है, सूर्य नाड़ी होती है, वो दक्षिण नाग। ईड़ा पिंगलापन पढ़ते हैं, और फिर एक सुषुम्ना भी पढ़ते हैं। सुषुम्ना दोनों से रिलेटेड होती है ना, सुषुम्ना जो होती है दोनों से रिलेटेड होती है भैया। ठीक है ना, उसको सत्व गंगे या ऐसे करके नाड़ीपन बोलते हैं। मुद्रा के कितने भेद होते हैं, 12 प्रकार की मुद्रा होती है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, श्रेष्ठ मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा, और महामुद्रा कितनी होती है, 10। ये कहीं तो पेपर में आया था ना, महामुद्रा कितनी होती है, महामुद्रा के 10 भेद होते हैं। ठीक है ना, महामुद्रा के कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं। मुद्रा 12 होती है टोटल, जैसे जलोका के भेद भी 12 अपन देखते हैं ना, वैसे मुद्रा के भेद भी 12 होती है। लेकिन महामुद्रा जो होती है वो केवल होती है 10। पेपर में अपने को महामुद्रा पूछेगा, महामुद्रा होती है 10, मुद्रा होती है 12। श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी होती है, खेचरी मुद्रा। खेचरी पारद का भी पर्याय होता है। चलो बंद पे आ जाते हैं भैया। 3 प्रकार के बंद अपने पास पढ़ते हैं अपन, कौन कौन सा, एक होता है मूल बंद, एक होता है जालंधर बंद, एक होता है उद्यान बंद। मूल बंद जो होता है जननेंद्रियों को दबाते हुए गुदा मार्ग की पेशियों को संकुचित, वो इसलिए मूल शब्द जो होता है ना, योग में मूल शब्द गुदा के लिए आता है। ठीक है ना, तो गुदा की पेशियों को संकुचित करके ऊपर भेजने वाले को मूल बंद कहा जाता है। जालंधर बंद, कंठ का आकुचन करके ठोड़ी को वक्षस्थल पर दृढ़ रखना। प्राणायाम में कौन सा बंद होता है, तो जालंधर बंद करते हैं। उड्डयन बंद नोली के अभ्यास हेतु तो आवश्यक होता है, इसी को प्रमुख बंद भी कहते हैं ना। तो अपने को बस 2 चीज रखना है, जालंधर बंद प्राणायाम में बांधते हैं, उड्डयन बंद नोली में बांधते हैं। आते अपन नेष्ठिकी चिकित्सिका। नेष्ठिकी चिकित्सा चरक संहिता शरीर शारीर स्थान में नेष्ठिकी चिकित्सा का वर्णन मिलता है। तुमसे यही पूछेगा नेष्ठिकी चिकित्सा का वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो चरक ने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। नेष्ठिकी चिकित्सा का वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो चरक ने किया है। सभी प्रवृत्तियों का कारण दुखी होता है, दुख से सदैव के लिए निश्चित रूप से छुटकारा पाने को निष्ठा कहते हैं, और इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसे नेष्ठिकी चिकित्सा कहते हैं। उपदा ही पुरुष के संसार का बंधन एवं दुख का कारण होता है, इस उपदा का सर्वथा परित्याग करना ही नेष्ठिक चिकित्सा का मूल मंत्र है। तो एक लाइन में अपन ने नेष्ठिक चिकित्सा खत्म कर दी थी। उपदा का त्याग करना ही क्या कहलाता है, नेष्ठिक चिकित्सा कहलाता है। ठीक है ना, उपदा मतलब क्या है, संसारों के
कामों में लीन रहना है, उसको उपधा कहते हैं। और उपधा का त्याग करना, है ना, उपधा ही पुरुष के संसार के बंधन और दुख का कारण होती है, उपता का सर्वदा त्याग करना ही नैष्ठिक चिकित्सा कहलाती है। फिर आता है नैसर्गिक चिकित्सा। नैसर्गिक चिकित्सा क्या होता है भैया? प्राकृतिक चिकित्सा को नैसर्गिक चिकित्सा करते हैं। ये देखो पिछले साल का क्वेश्चन है भैया, जल चिकित्सा के जनक लुई गुहि ने। इस बार आएगा प्राकृतिक चिकित्सा के उपायों का प्रथम वर्णन किसने किया है? तो विंसेंट विंसेंट प्रिजनिस। याद किया है अपन ने ना, प्राकृतिक चिकित्सा को बोलते। फिर एक पुस्तक है प्राकृतिक जीवन की ओर, एक ऐसी पुस्तक किसने लिखी? एडोल्फ जस्टिस ने लिखी, है ना। तो अपने को क्या याद रखना है? ये विंसेंट प्रिस्टिस याद रखना है। इसको प्राकृतिक चिकित्सा का या नैसर्गिक चिकित्सा का जनक कहते हैं। नैसर्गिक चिकित्सा का जनक विंसेंट प्रिस्निस को कहते हैं। और लुई कुही ने तो मैंने बता ही दिया था भैया, जल चिकित्सा का जनक है। इस बार आना था, पिछले बार आ गया, यही तो अपने को याद था खाली। एडोल्फ जस्ट जो होता है प्राकृतिक जीवन की ओर, एडोल्फ हिटलर की एक ग्रुप होती है, वो सबको नेचुरल करना चाहता है। जस्ट अभी प्राकृतिक जीवन की ओर जा रहे हैं, छोड़ो। कहाँ तो मैंने बताया था अग्नि विकार, मिट्टी से उपचार कर रहे हैं ना, विभिन्न रोगों में मिट्टी से उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब क्या होता है? मिट्टी मिट्टी से उपचार करना। तो अग्नि के विकार, उदर रोग, यकृत पिलाई, इन सब में पीली मिट्टी होती है ना। तो युवा लोग पीते हैं, ऐसे अपन ने याद किया था, युवा, यू वाई से क्या आ जाएगा? यकृत विकार आ जाएगा। यू से क्या आ जाएगा? उदर विकार आ जाएगा। और युवा बी से कुछ नहीं है। और ए से आ जाएगा अपना क्या? अग्नि विकार। इन सब में क्या होता है? युवा लोग पीते हैं तो पीली मिट्टी आ जाएगी, पीत मृतिका आ जाएगी, है ना। फिर आता है श्वेत मृतिका, है ना। तो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है ना। तो श्वेत मृतिका जो होती है मस्तिष्क के विकारों में काम आती है। काली मिट्टी का, तो काला, काला क्या होता है? सांप होता है ना, काले सांप का जहर सबसे तेज होता है। तो विष विकार जो होता है विष विकारों में क्या होती है? काला सांप या काली मिट्टी का काम आती है, ठीक है ना। फिर क्या आता है? लाल मिट्टी। तो उदर, शूल, आमवाद, पक्षवद, इन सब में क्या आती है? लाल मिट्टी काम आती है। नदी की बालू मिट्टी का प्रयोग सर्वत्र किया जा सकता है, ऐसा नैसर्गिक चिकित्सा ही अपने से बोलता है, ठीक है। ज्यादा ध्यान नहीं देना मिट्टी की खुशबू में। फिर आ जाते हैं अपने आसन, और फिर हो जाएगा अपना खत्म। चलो 1 मिनट यार, यानी थोड़ा रिपोर्ट भेजा है मुझे, फोन नहीं कर दिया इतना जल्दी। चलते हैं फटाफट, फिर आएगा तो देखा जाएगा। स्वस्तिकासन, यह एक प्रमुख ध्यानात्मक आसन है। ध्यान लगाते हैं स्वस्तिकासन में, सबको पता है। फिर आता है गोमुखासन। शरीर की आकृति गाय के मुख के समान होती है। मंदाग्नि और अजीर्ण में क्या गाय, ये काम आता है। कूर्मासन, कछुए के समान, कूर्म या कछुए के समान एक वज्रासन का ही भेद मानते हैं। कुक्कुटासन, ये पद्मासन का एक, देखो जो जो इंपोर्टेंट है वो। मत्स्य आसन अपने से पूछता है। योगी मत्स्येंद्र के नाम पे आसन होता है, मछली जैसे नहीं बनना होता है। प्रचंड, रुग, मंडल, खंडास। तो तुम तो याद ना, प्रचंड दर्द में जो होती है, प्रचंड रुझा में कौन सा आसन करते हैं भाई अपन? मत्स्य इंद्र आसन अपन करते हैं, है ना। इंद्र की मछली जो होती है वो प्रचंड होती है। प्रचंड रुझा में कौन सा आसन करते हैं? मत्स्य इंद्र आसन करते हैं। पश्चिम उत्तानासन, अन्य नाम अन्याम जठराग्नि में आना। शवासन जो होता है, उतानम शववत भूमो शयनम गच्छात शवासन, सबको पता है। उतान, शव के समान भूमि पे लेट जाएंगे, शवासन कभी नहीं पूछेगा। मयूरासन पूछ सकता है। बहु उदक अशन भुक्तम भस्म कुर्यास्येस, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा खाना खाना है और बहुत ज्यादा पानी पीना है और उसके समान तुम्हें अपनी जठराग्नि करना है तो मयूरासन लगाओ। कितना भी पानी पियो, कितना भी खाना खाओ, सब पच जाएगा, ठीक है ना।
कालकुट विष को भी पचा लेता है, ऐसा बोलता है। मयूरासन करने वाला आदमी किसको? कालकुट के समान विष को भी पचा लेता है ना। तो जनयति जठराग्नि जारियत कालकुट विषम, कालकुट विष का भी पाचन करना है तो कौन सा आसन अपने को लगाना है? मयूरासन। सबको पता है भैया, मोर जो होता है ना सांप को मार डालता है, मोर को सांप का जहर नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि सुनाइए रे भैया, है ना। तो ऐसे श्लोक पूछेगा। बहुक उदक अशनम, बहुत ज्यादा खाना खाना है, बहुत ज्यादा अशन पानी पीना है, सबको भस्म कर जाना है, कुछ शेष नहीं रह जाना है, कालकूट को भी अगर तुम्हें पचाना है तो कौन सा आसन करना है? मयूरासन करना है, ठीक है ना। फिर सिद्धासन, श्रेष्ठ आसन होता है भैया। ध्यानात्मक आसन में श्रेष्ठ आसन सिद्धासन होता है। पद्मासन पद्मासन नहीं पढ़ना है। सर्वांगासन जो होता है विपरीत करणी, गर्भाशय ब्रंश में यूजफुल होता है सर्वांगासन ना, विपरीत करणी आसन भी इसको बोलते हैं। शीर्षासन सर्व आसना नाम श्रेष्ठम ही, देखो सर्व आसना नाम श्रेष्ठम ही शीर्षासन को भी बोला है। ऑप्शन के अपॉन डिपेंडेंट करना है अपने को। अगर पूछे कि सारे आसनों में श्रेष्ठ कौन है तो अपने को शीर्षासन लगाना है। फिर अपने से पूछेगा कि वो सिद्धि सिद्धि करने वालों में, मतलब जो बैठ के आसन करते हैं ना, सिद्धि योग में सबसे श्रेष्ठ आसन कौन सा होता है? तो सिद्धासन होता है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल नहीं देगा ऑप्शन में, या तो शीर्षासन वाला देगा या सिद्धासन वाला देगा, ठीक है ना। उच्च रक्तचाप में निषेध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अपने से पूछा जाएगा कि जो सारे ऊपर के रोग होते हैं जैसे अक्षी रोग, कर्ण रोग, हृदय दौर्बल्य, मस्तिष्क दुर्बल रोग, हाई ब्लड प्रेशर में किसका निषेध होता है? शीर्षासन का निषेध। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन का ये अंदर किसी ने पूछा हुआ है, पूचक रेचक शून्यक, इसमें कुंभक की जगह शून्यक अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पूरक, फिर रेचक, कुंभक को खा गए, शून्यक पूरक, दो 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 चार, सिर्फ शून्यक चार होता है, बाकी सब दो दो होते हैं। भुजंगासन पाचन क्रिया को ठीक करता है, मेल जेनिटल के लिए यूजफुल आसन होता है भैया। वज्रासन एकमात्र भोजन के उपरांत किया जाने वाला आसन, आपको सबको पता है वज्रासन करते हैं भोजन के बाद। मत्स्यासन, पुप्पसरोग, चक्रासन नहीं याद रखना भैया, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट है अपन ने याद कर लिए। डायबिटीज में कौन कौन से यूज आते हैं ऐसे याद करना। तो बहुत सारे आसन डायबिटीज में यूज आते हैं। पवन दास हम वज्रासन से डायबिटीज मेलाइटिस ठीक करेंगे, ऐसे मैंने ट्रिक बनाई है। तो पवन से क्या आ जाएगा? पवन मुक्तासन, ठीक है ना। दास DAS ऐसे करके अपन याद रखेंगे। तो डी से कौन सा आ जाएगा भैया? अपना धनुरासन आ जाएगा, ठीक है ना। ए से क्या आ जाएगा? अर्ध मत्स्येंद्र आसन आ जाएगा। और एस से क्या आ जाएगा? अपना सर्वांगासन आ जाएगा, ठीक है ना। ह से क्या आ जाएगा? अपना हलासन आ जाएगा। एक म से क्या आ जाएगा? अपना मत्स्यासन आ जाएगा। और क्या वज्रासन से हम डीएम ठीक करेंगे तो वज्र से वज्रासन आ जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस को ठीक करने वाले इतने सारे अपने पास आसन आते हैं। पवन दास हम वज्रा, एक पेशेंट अपने पास आएगा पवन दास नाम का डायबिटीज मेलाइटिस का, उसको हम आश्वासन देंगे, ठीक है ना, कि हम तेरा जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो काय से ठीक करेंगे? वज्रासन से ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो डायबिटीज मेलाइटिस काय से ठीक करेंगे? उसका वज्रासन से ठीक करेंगे पवन दास का। पवन दास हम वज्रासन से डायबिटीज मेलाइटिस ठीक करेंगे। पवन से पवन मुक्तासन, DAS, डी से क्या आ जाएगा अपना भैया? धनुरासन आ जाएगा। फिर ए से अर्धमत्स्य आसन, स से सर्वांगासन आ जाएगा, ह से हलासन, म से मत्स्यासन, वज्रासन। इन सबसे अपन उसकी डायबिटीज मेलाइटिस ठीक कर देंगे, ठीक है। फोटो बने हुए हैं, सबको पता है भैया, ये तो उसके टाइम का फोटो। तो कंप्यूटर में पेपर तो आता नहीं, वरना फोटो छाप क्वेश्चन आ जाए तो फोटो वाले क्वेश्चन तो हट ही गए अपने तो ऑफलाइन पेपर, ठीक है। तो ये अपन ने अपने 10 नंबर का महा इंपोर्टेंट टॉपिक शस्त्र तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें क्या क्या अपने को फोकस और एक्स्ट्रा चीज क्या पढ़ सकते हो इधर उधर के नोट से जो इसमें नहीं दे रखी है अपने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना सारा देंगे अपने आर के पटेल सर मेरे भाई। तो इसमें ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था। जीवन शैली जनित रोग और उनका प्रबंधन, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर वाला टॉपिक नहीं है। हालांकि डायबिटीज मेलाइटस, HTN, यही सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होगी भाई, इसमें क्या होगा। पर्यावरण का स्वास्थ्य में जनपद जैविक ऑप्शन हॉस्पिटल वाला अपन ने पढ़ लिया, उसमें अपना काम बन जाएगा। योग और निसर्ग में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में योग और योग की सार्वभौमिकता, ग्लोबलाइजेशन ऑफ योगा नहीं पढ़ा, इसमें कार्यक्रम वारिक्रम आ जाएंगे, नहीं पढ़ा। निसर्ग उपचार का परिचय महत्व, ये सब है ना। योग वाले में लिखा ये है, योग में सारा का सारा योग यही हो जाएगा जो अपन ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया? यूनिट 3 भी अपनी हो गई है खत्म, ठीक है ना। अगर तंत्र वाला अपन ने पढ़ रखा है पूरा, रिकॉर्डेड भी है। अपन LSD, ये क्या बोलते हैं, दो है ना, हाँ, पॉस्को और PNDT एक पढ़ लेंगे अभी अपन 1-2 दिन में। और न्यायकालीन ये तो अपना सब बदल गया है। चिकित्सीय प्रपत्रों का संधारण नहीं याद रखना, इतना बस अपने को पढ़ लिया अपन ने। ये वाला पॉइंट अपन नहीं पढ़ेंगे, पॉस्को और PNDT एक पढ़ लेंगे। तो अपना कौन सा बचा है? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अगर तंत्र अपन ने पढ़ रखा है, पॉस्को और PNDT एक्ट बस इसमें अपन को पढ़ना है। ये वाला अपन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें से ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, पंचकर्मा वाला, ठीक है ना। काय चिकित्सा तुम्हें खुद से पढ़ना है। शल्य तंत्र अपना हो गया है पूरा का पूरा, शाला के अपना पूरा का पूरा हो गया है, रिकॉर्डेड क्लास, स्त्री पूरा हो गया है, कौमार भत्त पूरा हो गया है। कौमार भत्त में सिर्फ ये चीज अपन पढ़ेंगे, केयरिंग ड्यूरिंग
1000 डे ऑफ लाइफ, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। बाकी सब अपन ने कुमार वृत्त नहीं पढ़ा है ना, कुमार वृत्त बचाओ, कुमार वृत्त तो उसमें नोट्स पढ़ा। कुमार वृत्त का एक ही क्लास है, फिर रिकॉर्ड नहीं हुई थी आगे ही, मैंने 2.5 घंटे की क्लास करी थी वो। कुमार वृत्त पढ़ लिया है पर रिकॉर्डेड नहीं है क्लास, तो कुमार वृत्त को पढ़ लेंगे और फिर अपन ये वाली यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल अभी 2 घंटे के ब्रेक, 1 घंटे के ब्रेक के बाद अपन पंचकर्मा पढ़ना चालू करेंगे। पंचकर्मा को खत्म करने के बाद जो जो अपने पॉइंट बच गए वो पढ़ेंगे, है ना। मतलब मेजर मेजर यूनिट अपनी सारी रिकॉर्ड हो चुकी है। सिद्धांत हो गया, द्रव्य गुण ये तीनों हो गए हैं, शस्त्र तो पूरा हो गया, अगत का रिकॉर्ड है, बस पोस्कोपी एनडीटी पढ़ना है, इसमें पंचकर्मा वाला ये वाला टॉपिक पढ़ना है। और शल्य तंत्र हो गया है, शालाक्य हो गया है, स्त्री रोग हो गया है। स्त्री रोग में तो सारे कवर कर लिए, ऐसे कुछ वो नहीं है ना। और कुमार भत्ते पढ़ना है। तो अपना पंचकर्मा, कुमार भत्ते और ये यूनिट 10 मतलब आयुष जी के, ये 3 चीजें अपनी बची हुई है जो 15 तारीख से पहले अपने को खत्म करनी। चलो आज के लिए इनफ है, मिलते हैं अब अपन 2 घंटे बाद।